यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर 30 क्वेश्चन, और ये सुपर 30 क्वेश्चन है ये जो सीए फाइनल के लिए। अब एक बात बताओ, सुपर 30 क्वेश्चन सीए फाइनल के लिए सर कहाँ पे मिलेगा उसका पीडीएफ फाइल? तो उसका पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पे मिलेगा? आप एक काम करिए, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप पे जाने के बाद सीए भवर बोराना, दैट इज बीबी डायरेक्ट टेक्स और बीबी से डीटी करके उसका कोड रहेगा, उस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले तो सर पीडीएफ फाइल कैसे ढूंढना रहता है आपको सबको पता रहेगा सबको, लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पे आप फाइल्स में जाएंगे तो जैसे ही आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीए फाइनल डीटी सुपर 30 बाय सीए भवर बोराना। ये पीडीएफ फाइल है, और इसमें ये वाले 30 क्वेश्चन है जो मैं बोल सकता हूँ सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए बेस्ट 30 क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड इसमें से काफ़ी चीज़ें कवर होने वाली है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। अब उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि सर चलो इसको डाउनलोड कर लिया, लेकिन इसका वीडियो कहाँ पे मिलेगा? तो मैं बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप जाएंगे, एक चैनल है सीए भवर बोराना ऑन द यूट्यूब, और उसके बाद में आप यहाँ पे वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, लाइव वाले में जाएंगे, और लाइव वाले में जाने के बाद एक सीए फाइनल डीटी सुपर 30 इंडिया टूर वाला वीडियो मिलेगा। इसमें आपके ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आई थिंक 17-18 क्वेश्चन है दैट वी ऑलरेडी कवर्ड, वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो अभी अपन इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सुपर 30 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आज अपन कवर करेंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन रिमेनिंग है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, और कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं वो भी मैं यहाँ पे मार्क करते जाऊंगा। तो एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर 1 है जो पीजीबीपी टोटल इनकम का क्वेश्चन है, और ये टोटल इनकम का क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी 42 एडजस्टमेंट के साथ, और इसमें से काफ़ी एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो था, दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, दैट इज 115 BAA से, बात से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन भी अपना हो चुका था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 115 BAB से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी अपना हो चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन पेंडिंग है। तो चलिए अपन चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका है वो कैपिटल गेन से रिलेटेड है, स्लम सेल से रिलेटेड है। अब एक बात समझना, स्लम सेल में जैसा कि अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट इस साल नहीं है, लास्ट ईयर से अमेंडमेंट है, तो स्लम सेल वाला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। स्लम सेल का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ अंडरटेकिंग और अ सेगमेंट ऑफ अंडरटेकिंग और अ यूनिट फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग इंडिविजुअल असेट का वैल्यू आप अलग से असाइन नहीं करते हो, आप एक साथ में लमसम कंसिडरेशन से पूरा यूनिट बेचते हो, वहाँ पे सेक्शन 50B लगती है। स्लम सेल में टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर स्लम सेल में कैसे टैक्स लगेगा? तो स्लम सेल में सबसे पहले आपको एक काम करने का कि जो यूनिट आप बेच रहे हो ना, उस पूरे यूनिट को आप वन असेट ट्रीट कर दीजिए। जो यूनिट आप बेच रहे हो उस पूरे यूनिट को आप एक ही असेट ट्रीट करिए। लेकिन सर एक बात बताइए, यहाँ पे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करने का, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप लेंगे, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपको लेने का जो भी FMV1 आएगा एंड FMV2 आएगा, विच एवर इज हायर लेने का। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर ये FMV1 क्या होता है? तो FMV1 क्या होता है कि जो अंडरटेकिंग या यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए। और FMV2 क्या होता है कि जो आपको रिटर्न में कंसिडरेशन मिल रहा है उस कंसिडरेशन का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए, और दोनों फेयर मार्केट वैल्यू में से जो विच एवर इज हायर वाला है वो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड फेयर मार्केट वैल्यू 2 विच एवर इज हायर लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या होता है कि जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे? तो आप एक काम करिए, जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए उसका जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन की बैलेंस शीट लीजिए, और इस बैलेंस शीट में अगर मान लो वो तुम्हारी 9-10 असेट है जो अपन ने IFOS में कवर की थी, कौन कौन सी बोलो? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। इनके लिए तो आप एक काम करिए, फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। मैं शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, उसके लिए आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए, और जितनी भी अदर असेट है वो अदर असेट के लिए आप बुक वैल्यू ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे कि जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहे हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप एक काम करिए कि जो शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन है, उसका तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, आपको दे रखा होगा, और उसके साथ में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए करके, ठीक है।
और ये तुम्हारा एफ एम वी वन हो जाएगा। अब एक बात समझना, इसमें से आप क्या करेंगे, ये असेट्स को छोड़ के बाकी वाली असेट्स का क्या करेंगे सर, तो बाकी वाली असेट्स के लिए आप बुक वैल्यू ले लीजिए और लाइबिलिटी जो भी है वो आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए, ये आपको एफ एम वी वन मिल जाएगा। एफ एम वी टू क्या होता है कि अगर आपको कंसिडरेशन जो रिटर्न में मिलता है, इफ़ यू ट्रांसफर द अंडरटेकिंग, तो आपको रिटर्न में कंसिडरेशन क्या मिल रहा है, वो एफ एम वी टू होगा। और एफ एम वी टू के लिए आपको क्या करने का, जो कंसिडरेशन मिल रहा है ना, अगर वो मॉनिटरी कंसिडरेशन मिल रहा है तो मनी ले लीजिए, अगर वो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन मिल रहा है और उसके लिए ऑलरेडी रूल्स बना रखे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, जैसे शेयर्स मिले आपको रिटर्न में करके, ठीक है, या फिर आपको कोई रिटर्न में अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स मिल गए वगैरह, तो शेयर्स वगैरह अगर आपको मिलते हैं, ज्वेलरी वगैरह मिलते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन रूल्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। अगर आपको रिटर्न में कोई ऐसी एसेट मिलती है जिसके लिए अभी तक कोई फेयर मार्केट वैल्यू का रूल्स नहीं बना रखा, तो उसके लिए आप एक काम करिए कि जो रजिस्टर्ड वैल्यू रहता है उसके हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, तो वो तुम्हारी एफ एम वी टू हो जाएगी। अब एफ एम वी टू और एफ एम वी वन में से जो विच एवर इज हायर रहेगा ना, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे सब लोग। Hari Private Limited had sold all its asset and liability in a slum sale on 31st March 2023 to the JJ Private Limited for a lump sum consideration। आपने lump sum consideration से बेच दिया, लेकिन आपको इसके बदले में मिला क्या? So Hari Private Limited received the following consideration। एक तो मनी मिला है आपको 400 lakhs का, एक आपको हाउस प्रॉपर्टी मिला है 150 lakhs का जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखा है, एंड बिटकॉइन आपको मिला है 30 लाख का जिसकी वैल्यू बेस्ड ऑन द वैल्यूअर रिपोर्ट, एंड शेयर्स ऑफ बीबी लिमिटेड आपको 70 लाख का मिला है। तो ये आपको कंसिडरेशन में इन रिटर्न मिला है। तो इसका मतलब ये बोल दूं कि इसकी अगर आप टोटल करोगे तो ये तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपको कंसिडरेशन इन रिटर्न आपको मिला है। तो इसकी टोटल कितनी होगी, तो देखिए सबसे पहले आप 400 लीजिए और 150 करिए, तो ये आपका 550 हो गया। 550 में 30 को ऐड कर दीजिए करके और 70 को ऐड कर दीजिए, तो आई थिंक यहाँ पे 650 हो जाता है। तो एफ एम वी टू कितना हुआ आपका, 650 हो गया। अब आप एक काम करिए, एफ एम वी वन निकालिए। तो एफ एम वी वन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, उस बैलेंस शीट में से आप एक काम करिए, सबसे पहले वो 9 असेट को ढूंढिए। वो 9 असेट कौन कौन सी, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, इसका तो ले लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप जो है वो ले लीजिए आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और बाकी जितनी भी असेट है उसको आप बुक वैल्यू पे ले लीजिए। तो चलिए अपन एफ एम वी वन निकालते हैं। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी एट डब्ल्यू डी वी, तो प्लांट एंड मशीनरी का डब्ल्यू डी वी दे रखा है 250, तो अपन क्या करेंगे 250 कंसिडर करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है वो शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर में नहीं आता, तो उसका बुक वैल्यू ले लीजिए। अब एक बात बताओ, लैंड दे रखा है जिसका रीवैल्यूड फिगर 1200 है, लेकिन आप अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो यहां पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ लैंड इन द मार्च 2005 इसका 100 लाख था और इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 400 लाख है। जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 400 लाख है। तो मुझे एक बात बताइए, एफएमवी लेने के लिए आप जो है वो 1200 नहीं लेंगे, यहां पे 400 लेंगे, तो यहां पे जो एसडीवी रहेगा ना, वो एसडीवी आपका जो है वो एफएमवी में कैलकुलेट होगा, तो आपको यहाँ पे 400 लेना है। उसके साथ में जो अनलिस्टेड शेयर्स है, तो शेयर्स, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन में आता है, तो इसका 120 है वो फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। उसके बाद में करंट असेट जो दे रखी है, सन्ड्री डेटर्स वगैरह, इनका बुक वैल्यू लीजिए। कैश एंड बैंक का बुक वैल्यू ले लीजिए। लोन एंड एडवांसेस का बुक वैल्यू लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक है उसका बुक वैल्यू ले लीजिए। उसके बाद में अगर आप लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन का बुक वैल्यू लीजिए, बैंक बोरोइंग का बुक वैल्यू लीजिए, एंड सन्ड्री क्रेडिटर है उसका भी आप क्या लेंगे, बुक वैल्यू ले लेंगे करके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ये जो 250 है, 400 है, 300 है, 2 है, 150 है, 250 माइनस कर दीजिए 80, 525। ये अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास में जो बचेगा दैट इज कॉल योर एफएमवी 1 करके। और ये एफ एम वी 1 देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है, तो आप क्या कर रहे हैं, पहले 250 ले रहे हैं, उसके बाद डेटर्स का आपने 300, 2, 150, 250 ये सब की बुक वैल्यू ले ली। उसके बाद शेयर्स की एफ एम वी ले ली, लैंड की आपने एच डी बी ले ली, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह ये आपने लेस कर दिया, तो आपके पास 867 है वो एफ एम वी 1 आ गया। मैंने क्या बोला, एफ एम वी 2 आपका आया वो 650 है, और एफ एम वी 1 जो आया दैट इज कॉल योर 867, तो 867 है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अब एक बात बताइए, ये तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन गया, लेकिन माइनस करेंगे अपन ट्रांसफर एक्सपेंसेस, अगर कुछ दे रखा है तो वो लेस कर दीजिए। ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं दे रखा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करिए। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको नेटवर्थ निकालना पड़ेगा। अब देखो नेटवर्थ कैसे निकालते हैं ना,
बड़ा सिंपल सा रूल है। आप एक काम करिए, जिस दिन आप असेट ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस दिन आप स्लम सेल कर रहे हैं, उस दिन क्या होगा कि जो भी आपकी डेप्रीशिएबल असेट है ना, उसका तो लेंगे WDV एज पर द इनकम टैक्स लॉ, और अदर असेट की ले लीजिए आप बुक वैल्यू। मैंने क्या बोला, डेप्रीशिएबल असेट जो है उसके लिए ले लीजिए WDV एज पर इनकम टैक्स लॉ, अदर असेट के लिए लीजिए बुक वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज को आप लेस कर दीजिए बुक वैल्यू पे। और एक और चीज समझना, यहां पे अगर कोई रीवैल्यूएशन करा रखा है तो रीवैल्यूएशन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इफ देर इज एनी रीवैल्यूएशन तो रीवैल्यूएशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन को आपको कंसिडर नहीं करना। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, एक एक एसेट के बारे में देखते हैं कि उसकी WDV या बुक वैल्यू या कौन सी वैल्यू लेनी है। तो चलिए, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं, यहां WDV दे रखा है, बट बेटा ये WDV तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से है। अब आपको देखना पड़ेगा इनकम टैक्स के हिसाब से WDV कितना है। तो यहां पे नोट नंबर 2 में दे रखा है WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज ₹200 लाख एज पर सेक्शन 43(6). ये तुम्हारा WDV है एज पर द इनकम टैक्स लॉ। तो आप एक काम करिए, नेटवर्थ कैलकुलेशन में यहां पे 250 की जगह आपका 200 ले लीजिए। अब लैंड है वो 1200 पे दे रखा है, बट ये तो रीवैल्यूड कर रखा है। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 100 थी। नो, नेटवर्थ कैलकुलेशन में बेटा ये 100 आ जाएगा। बाकी जो अनलिस्टेड शेयर है उसकी बुक वैल्यू लेंगे आप 80 करके। सन्ड्री डेटर्स है उसका बुक वैल्यू लेंगे, इसका भी बुक वैल्यू लेंगे, इसका भी बुक वैल्यू लेंगे, ये सब बुक वैल्यू पे लेंगे। और लाइबिलिटीज है वो आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए। तो जो भी आपके पास बचेगा दैट विल बी योर नेटवर्थ। और यहां पे जो नेटवर्थ है वो आप लेस कर देंगे तो आपके पास में कैपिटल गेन का अमाउंट है वो आपके पास में आ जाएगा। दैट विल बी योर कैपिटल गेन अमाउंट। और यहां पे दे रखा है कि ये यूनिट स्टार्ट कब की थी, 4-5 में की थी। यहां पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 4-5 का दे रखा है 113। यहां पे यूनिट मान लो 4-5 में स्टार्ट की थी, तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो यहां पे ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 390 लैक्स है। 390 लैक्स का मतलब 3 करोड़ 90 लैक्स है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंपनी का है। तो कंपनी के केस में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम होता है तो उसमें सरचार्ज भी लगता है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, अप टू 10 करोड़ है, तो आप 7% की रेट से सरचार्ज ऐड कर दीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दीजिए, तो आपका नेट टैक्स पेबल है वो इतना आ जाएगा। इट इज कॉल्ड योर टैक्स लाइबिलिटी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई डोंट नो, आई लाइक दिस क्वेश्चन। मेरे को पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो एक साथ में कवर होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं क्योंकि AMT आ रहा है, उसके बाद सेक्शन 115 BAC का कॉन्सेप्ट आ रहा है, SEZ 10AA आ रहा है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और उसके बाद मैं लास्ट लाइन को रीड करूंगा और उसके बाद हम एक एक चीज़ है वो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मिस्टर धीरज है, एज इज 48 ईयर्स, अ रेजिडेंट इंडियन, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो ये क्वेश्चन एक इंडिविजुअल का है, 48 ईयर्स का एज है एंड उसने आपको इस साल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपसे पूछा क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो आपसे इन्होंने पूछा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम and tax liability of Mr. Dheeraj for the assessment year 23-24 in the manner so that he can make the maximum tax saving। अब यहाँ पे एक बात समझना, जब भी आपको कुछ भी नहीं दे रखा, आपसे सिर्फ ये बोला है टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, एंड सपोज उन्होंने ये नहीं बोला कि इग्नोर 115 BAC। अगर इग्नोर 115 BAC नहीं दे रखा है तो आपको 115 BAC को फॉलो करना है। और 115 BAC को फॉलो करते हुए पहले तो आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालिए, टोटल इनकम निकालिए, और फिर आप 115 BAC के हिसाब से टोटल इनकम निकालिए और टैक्स निकालिए, और फिर देखिए दोनों में से जो मोर बेनिफिशियल रहेगा वो एसएससी के लिए फॉलो करना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल तरीके से उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में हम 115 BAC पे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक हेड की इनकम देखते हैं क्या दे रखा है। चलिए सबसे पहला Point number 1, he occupied the ground floor of a residential building and has let out the first floor of the residential use at an annual rent of the 3,34,000. He has paid the municipal taxes of 30,000 for the current financial year and both this floor are of the equal size. अब एक बात समझना, इसके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल दिस इज द हाउस प्रॉपर्टी। अब इसने क्या किया हुआ है कि बेटा इसका एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है।
अब ये ग्राउंड फ्लोर है और ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है। उसने ग्राउंड फ्लोर को तो खुद के लिए यूज कर रहा है, मीन्स वो तो एसओपी हो गया, और फर्स्ट फ्लोर है वो उसका एलओपी हो गया। अब एक बात समझना, जब भी कोई भी प्रॉपर्टी है वो पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जो भी आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है ना, वो आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। मीन्स जो एसओपी वाला पोर्शन है उसके लिए एसओपी, और जो एलओपी वाला पोर्शन है उसके लिए एलओपी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, एसओपी जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, वो एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एंड फर्स्ट फ्लोर है वो तुम्हारा एलओपी है। तो यहाँ पे देखो, एसओपी के केस में तो हर चीज नील आती है। एसओपी के केस में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, उसके केस में सिर्फ एक ही चीज लेस होती है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। बट एलओपी के केस में सब चीजें आती है, और एलओपी के केस में इंटरेस्ट का कोई लिमिट भी नहीं होता। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में यू नो दैट इंटरेस्ट का एक लिमिट होता है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं। पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, और जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप सेल्फ यूज के लिए यूज कर रहे हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है सेकेंड पॉइंट में, एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आईसीआईसीआई बैंक he has paid the 1,80,000 as interest and 95,000 towards the principal repayment of the housing loan borrowed for the above residential building in the year 2015। उसने लोन लिया था बैंक से 2015 में टू परचेज दिस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी। तो उसका इंटरेस्ट है वो 1,80,000 है, और उसका प्रिंसिपल है वो 95,000 है। अब एक चीज़ समझना यहाँ पे कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप इसका इंटरेस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि एक तो एसओपी में और एक तुम्हारा एलओपी में। अब आप हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे निकालोगे, तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालने के लिए अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करूं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कुछ भी चीज़ें लेस नहीं होती, सिर्फ एक चीज़ आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपका 90,000 हो जाएगा। तो 90,000 आप नेगेटिव में ले लेंगे, तो एसओपी की इनकम है वो आपकी 90,000 नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन जो ग्राउंड फ्लोर है उसका इनकम कितना आएगा, तो एनुअल वैल्यू उसका नील लेना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है वो 90,000 अलाउ होगा। तो यहाँ पे बेटा 90,000 का नेगेटिव इनकम आ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। बट व्हेन इट्स कम्स टू द लेट आउट प्रॉपर्टी, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए बेटा इन्होंने यहां पे एनुअल रेंट दे रखा है, दैट इज द 3,34,000। तो 3,34,000 है वो आपका रेंट हो जाएगा, एक्चुअल रेंट। इसी को अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू बना देंगे, और उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है वो लेस होगा। अब एक बात बताऊं, म्युनिसिपल टैक्सेस उसने 30,000 पे किया है पूरे घर का। तो मैं बताऊं लेट आउट पोर्शन का ओनली 15,000 होगा। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले 3,34,000 ले लीजिए, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस 15,000 आप लेस कर दीजिए, ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो नेट एनुअल वैल्यू होता है ना, इसमें से दो चीज़ें लेस होती है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 90,000 है, और बेटा दूसरा 30% ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये दोनों चीज़ें हैं वो आपकी लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 1,33,300 है, ये आपका लेट आउट पोर्शन है, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब एक बात बताओ, जो तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आपके लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम से सेटअप हो जाएगा, और सेटअप होने के बाद नेट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपका 43,300 है वो आ जाएगा। सो 43,300 इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए उसके बाद में एक और चीज समझना, जो ये 95,000 है ना हाउस प्रॉपर्टी का लोन का प्रिंसिपल पेमेंट, तो प्रिंसिपल पेमेंट का आपको याद रहेगा, तो इसका डिडक्शन आपको 80C में मिलता है। तो 95,000 का डिडक्शन है वो आप 80C में ले सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो देखिए, ये रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द हाउसिंग लोन है, यहाँ पे 95,000 का मैंने 80C में डिडक्शन लिया है। तो जब भी कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं और उसके लिए लोन लेते हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन है वो आपको 80C में मिल जाएगा करके। चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, और पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है देखिए, he owns a industrial undertaking established in the SEZ and which had commenced the operation during the financial year 2021। तो 2021 में एक SEZ यूनिट ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। तो मैं बताऊं 2022-23 है, ये आपका कौन सा ईयर रहेगा, 2021 वाज द फर्स्ट ईयर, तो 21, 22, 22, 23 ये थर्ड ईयर है। The total turnover of the undertaking is 400 lakh, which include the 120 lakh from the export turnover. This industrial undertaking fulfill all the condition of section 10AA of the Income Tax Act 1961 and profit from the industry is 45
लाख। तो एक बात बताओ, पहले तो ये 45 लाख है, ये आप पीजीबीपी में टैक्सेबल करो और उसके बाद में आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%। तो पहले एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो आप एक काम करिए ना, 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो ये आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा और एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक काम करिए, आपका देखिए पीजीबीपी का इनकम एसईजेड यूनिट का आपका 45 लाख आ गया। अब आपने डिडक्शन लेना है 10AA का। एक और चीज आप एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिए कि ये 10AA का जो आप डिडक्शन लेंगे ना, वो कहां पे लेंगे? 10AA का डिडक्शन है वो आपको जीटीआई के बाद में लेना है। तो देखो मैंने यहां पे ये ग्रॉस टोटल इनकम ले लिया और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में फिर मैंने 10AA का यहां पे डिडक्शन लिया है। कैसे डिडक्शन लेंगे? तो देखिए आपका 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 400 और मल्टीप्लाई बाय उसका 100%, तो आपके पास में 13,50,000 आ जाएगा। दिस इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA का ये डिडक्शन मिल गया। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ही एम्प्लॉयड द 20 न्यू एम्प्लॉय फॉर दैट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। Out of 20 employed, 12 were employed on the 1st May 2022 on the monthly emoluments of 18,000 and remaining were employed on the 1st August 2022 on the monthly emoluments of the 12,000. All this employee participate in the recognized provident fund and they are paid their emoluments directly to their bank account. अब एक बात समझना, ये एग्जाम में ये एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको दिखेगा। और यहाँ पे क्या होता है ना बेटा कि आप 80JJAA का डिडक्शन आपको मिलता है अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन आपकी ऑडिट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आप न्यू एम्प्लॉय ऑब्वियसली जो रिक्रूट कर रहे हैं उनका सैलरी 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हो। चौथी कंडीशन ये है कि वो 240 डेज या उससे ज़्यादा काम किया है। पाँचवीं कंडीशन उसमें ये है कि उनको जो आप पे कर रहे हो वो आप कैसे करना चाहिए, मीन्स आपको कैश में पे नहीं करना है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से उनको रेम्यूनरेशन पे करना है। उसमें एक और चीज समझना, जो 240 डेज है उसकी जगह 150 डेज आ जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल्स या फुटवेयर या लेदर के बिजनेस में हो तो वहां पे 150 डेज देखना पड़ेगा। तो पहली चीज आप देखोगे यहां पे जो 20 एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं उसमें आपने 12 एम्प्लॉय तो 1st मई को रिक्रूट किए हैं और बाकी वाले जो एम्प्लॉय 1st अगस्त को रिक्रूट किए। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो वो अपैरल्स वाला नहीं है, तो 240 डेज देखेंगे। तो अगर आप 240 डेज देखते हो ना तो अगस्त से काउंट करोगे तो भी आपका 240 डेज तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर आप अगस्त से काउंट करते हो, एक बार चलो आप एक बार करके देखिए अगस्त से काउंट, तो अगस्त से काउंट करते हो 1st अगस्त से, क्योंकि मई वाले का तो 240 डेज हो ही रहा है। अगस्त से काउंट करते हो तो अगस्त का 31, सितंबर का 31 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, आई थिंक, राइट। सो इट्स एग्जैक्टली 240 डेज आ रहा है, एग्जैक्टली 240 डेज हो रहा है। अरे उससे ज़्यादा आ रहा है क्या? हाँ, तो 240 डेज से ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसे भी आपका 240 डेज से ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में 240 है उससे ज़्यादा दिन है, तो आपको 80JJAA का डिडक्शन मिलेगा। वॉट एवर आपने एमोल्यूमेंट्स पे किया उसका 30%। तो देखिए सीधा आप डिडक्शन पार्ट में जाएंगे और डिडक्शन पार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 30% ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट of the new employee employed during the previous year 22-23 allowable as deduction, तो 30% 31,44,000 का कैसे आया? 12 एम्प्लॉय 18,000 और आपका 11th मंथ में से और बाकी 8 एम्प्लॉय है उनका 12 मंथ का 12,000 8 मंथ का, तो जितना भी आता है उसका आपने कितना परसेंट किया? 30% किया। तो इतना आपको डिडक्शन इस साल में 80JJAA में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट। ही हैज अर्न 30,000 and 45,000 एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट रेस्पेक्टिवली। अब एक बात बताओ, उसका सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है वो आपको मिला है 30,000 एंड आपका एफडी का 45,000। एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ड ही हैज अर्न दे रखा है। यू नो दैट इन लाइक जो पहले वाले क्वेश्चंस मैंने कराए उसमें मैंने बताया था कि अगर मान लो अर्न दे रखा है या इनकम दे रखा है तो आपको मानने का है कि ये ग्रॉस इनकम है, लेकिन अगर मान लो ये रिसीव्ड दे रखा है या क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट दे रखा है तो आपको ये मानने का है कि ये नेट इनकम है। तो यहाँ पे आप ग्रॉस इनकम मानोगे तो 30,000 45,000 पहले तो आप टैक्सेबल कर दीजिए, कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये 30,000 ये 45,000 टैक्सेबल कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि एक टीटीए का डिडक्शन ले सकते हैं। तो जो टीटीए का डिडक्शन है वो सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे आप ले सकते हैं मैक्सिमम 10,000 का। तो ये आपने 80 टीटीए का डिडक्शन ले लिया 10,000 का 80 टीटीए में। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। He also sold his vacant land on 1/12/2022। उसने एक वैकेंट लैंड बेचा है इसी साल में 13 लाख में।
द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इज 14 लाख। उसका जो एचडीवी है ट्रांसफर की डेट पे 14 लाख है। लेकिन एक बात बताओ, एचडीवी 14 लाख है और उसने ट्रांसफर किया है 13 लाख में। आप मुझे बताइए क्या इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है या नहीं? बाबू नहीं है। एक बात बताओ, 110% कितना होता? 14,30,000 होता। सो 14,30,000 से ज़्यादा तो नहीं है ना यार, यहाँ तो 14 लाख की है। तो एक बात बोलूँ मैं आपका, ये जो 13 लाख है यही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। आगे क्या दे रखा है? तो 13 लाख है वो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लीजिए। अब एक बात समझना, आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है द एफएमवी ऑफ द लैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 4.8 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन दैट डेट वाज 3.8 लाख। आपने जो ये असेट खरीदी थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की 4.8 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 3.8 लाख है। कब की? 1/4/2001 की। And the land was acquired by him in the 1997 for 2.8 lakhs. He had incurred the registration expenses of 12,000 at that time. अब एक बात बताओ, उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट है 2.8 लाख एंड उसके साथ में 12,000 भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि परचेज के टाइम पे जो भी खर्चे होते हैं वो आपके कॉस्ट में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये बोलूँ मैं, आपकी कॉस्ट है वो 2,92,000 है। तो कॉस्ट 2,92,000 है और ये असेट 1/4/2001 से पहले खरीदा हुआ है। तो मैं बोलूँ आप क्या लेंगे? एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 और आपकी कॉस्ट विच एवर इज हायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक 2 साल पहले अमेंडमेंट हुआ था कि दिस एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कैन नॉट बी हायर देन एसडीवी एज ऑन 1/4/2001। ये एसडीवी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका एसडीवी जो 3.8 है वही एफएमवी बन जाएगा। तो 3.8 एंड 292 इसमें से हायर कितना है आपका? इसमें से 3.8 इज अ हायर। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3.8 लाख होगी और उस पर फिर आपको इंडेक्सेशन करने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो दिस विल बी योर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये तुम्हारा है वो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आ जाएगा। दिस इज कॉल योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके। चलिए उसके बाद में लास्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखा है? ही पेड द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 49,000 टूवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज सन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। अब एक बात बताओ, उसके बेटे के लिए उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, इसका डिडक्शन आपको कौन सी सेक्शन में मिलता है? 80C में मिलता है। अब एक बात बताओ, 80C में है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर पीपीएफ है, वो या तो खुद के लिए लेना पड़ता है, स्पाउस के लिए लेना पड़ता है या चिल्ड्रन के लिए लेना पड़ता है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताऊं, ये जो डिपेंडेंट वाला वर्ड है ना वो सिर्फ 80D की सीरीज में आता है। मीन्स 80D में आता है, 80DD में आता है, 80DDB में आता है, उसके अलावा कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं आता। 80D में जो आता है वो आता है डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, 80DD में आता है डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए और 80DDB में आता है दैट इज डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए। तो एक बात बताओ, कहीं और डिपेंडेंट वर्ड नहीं आता। तो यहाँ पे आप 80C में इसका डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 80C में ले लीजिए, टोटल 144 80C का हो गया, 80JJAA का ये हो गया और ये हो गया, और इसको आप जो टोटल डिडक्शन लेस कर दीजिए, आपके पास में टोटल इनकम आ गया और यहां टोटल इनकम ये आ गया। अब आप इस पे टैक्स निकालिए। टैक्स कैसे निकालेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे 20% से टैक्स लग जाएगा और बाकी वाले पे नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा। दिस इज कॉल योर नेट टैक्स लाइबिलिटी। ये आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगी। अब एक चीज समझना, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, क्या यहां पे एएमटी आएगा या नहीं? आंसर इज यस। देखिए एएमटी आएगा। आप याद करिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, अगर कोई भी एसएससी है वो इन तीन में से कोई भी एक डिडक्शन लेता है, या तो कौन सा 10AA लेता है, या 35AD लेता है, या बेटा 80IA से लेके और 80RRB लेता है। और एक चीज ध्यान रखना, 80JJAA है वो आपके इसमें 80IA to RRB में आ जाता है। 80IA से 80RRB में 80JJAA है वो आ जाता है और 80JJAA जब इसमें आता है इसका मतलब ये हुआ कि एक बात बताओ, इस सेक्शन में तो दो डिडक्शन लिए हैं। एक तो कौन सा लिया है? 80JJAA जा मत आ। ये एक दूसरा आपने कौन सा लिया है? आपका 10AA लिया है। तो यहाँ पे दो डिडक्शन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा एएमटी का भी। और एएमटी का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले आप अपनी नेट टैक्सेबल इनकम ले लीजिए, उसमें आप ऐड कर दीजिए 10AA का डिडक्शन, 80JJAA का डिडक्शन और जो भी बचता है इस पे आप ले लीजिए 18.5%। और देखिए अगर ये तुम्हारा एडजस्टेड टोटल इनकम इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अगर ये 20 लाख से ज़्यादा नहीं होता तो एएमटी नहीं लगता।
बट यहाँ पे एएमटी भी लगाना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, ये आपका एएमटी आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी 491,160 था और एएमटी आपका 867,050 है, तो यहाँ पे एएमटी ज़्यादा है, आपको एएमटी पे करना पड़ेगा। और जब आप एएमटी पे करोगे तो आपको एएमटी क्रेडिट बन जाएगा, जितना ज़्यादा एएमटी है एज पर द नॉर्मल टैक्स रिमेनिंग आपका एएमटी क्रेडिट हो जाएगा। अब एक और चीज़ समझना है यहाँ पे ऐसा नहीं बोला हुआ कहीं पे भी कि 115 बीएससी को इग्नोर करो, तो यहाँ पे 115 बीएससी भी देखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जब आप 115 बीएससी के हिसाब से इनकम निकालोगे तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी। एक तो आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो 90,000 का आपने डिडक्शन लिया था वो आप एडबैक कर दीजिए, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है 24B का वो नहीं मिलता है, तो यहाँ पे 90,000 का जो एसओपी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट था वो ऐड कर दीजिए। दूसरा मैं आपको बोलूं आपको कौन कौन से डिडक्शन नहीं मिलते, तो उसके बाद अंडर चैप्टर 6 से एक भी डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ 80JJAA मिलता है और 80 तुम्हारा कौन सा वाला दूसरा आपको पता है 80CCD2 मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रॉस टोटल इनकम जो नॉर्मल रेट से निकाली थी नॉर्मल केस में वो ले लिया, उसमें क्या किया मैंने जो आपका 90,000 का हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो लॉस था वो मैंने एड बैक कर दिया, ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, इसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा बट 80JJAA तो मिलेगा ना, तो 80JJAA ले लिया। और बेटा यहाँ पे 10AA का वगैरह कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका 80C वगैरह नहीं मिलेगा, 80TTA नहीं मिलेगा, ये कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और ये आपका आ गया नेट टैक्सेबल इनकम। और इस नेट टैक्सेबल इनकम पे फिर आपके पास में जो 6 स्लैब रेट होती है 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, उससे आप टैक्स निकाल दीजिए। और अब आप देखिए कि आपका यहाँ पे नेट टैक्स पेबल कितना आता है, और अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या उसको नॉर्मल हिसाब से जाना चाहिए या फिर उसको क्या बोलते हैं 115 बीएससी के हिसाब से जाना चाहिए, जो उसके लिए मोर बेनिफिशियल है वो वाला बेनिफिट उसको दे दीजिए। अब एक चीज़ समझना, अगर कोई भी एसएससी है ना, ये आप कान खोल के सुन लीजिए ला, अगर कोई भी एसएससी 115 बा फॉलो करता है, 115 बेब फॉलो करता है, 115 बैक फॉलो करता है या 115 बैड फॉलो करता है, अगर ये सेक्शन में से कोई भी सेक्शन फॉलो करता है ना, तो उसमें बेटा एएमटी या मैट नहीं लगता, तो यहाँ पे एएमटी या मैट नहीं लगेगा अगर ये नई सेक्शन फॉलो करता है। तो आप एक काम करिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ और 2 मिनट के अंदर अंदर आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और एक बार आप जो है इसके आंसर देख लीजिए, कहीं पे कोई गलती तो नहीं है ना, चेक कर लीजिए एक बार आप। यस पीपल डन। चलिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलरेडी डन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उस वाले पार्ट में आप देखोगे आपको चेक करोगे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, उसके बाद में आप 7 के बाद में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंने उसमें कराया नहीं था बट मैंने आपको हिंट दिया था, तो ये सिमिलर क्वेश्चन आपके कंपाइलर में है, आप इजीली देखेंगे तो आपसे ये इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी हमारा हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड है, वी ऑलरेडी डन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये तो सेम क्वेश्चन है जैसा आपके कंपाइलर में दे रखा है। तो आपके कंपाइलर में जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है। Lords Inc., a British company, received in previous year 22-23 income by way of fees for technical service of rupees 3.2 crore from Yamuna Limited, a Indian company, in pursuance of an agreement between Yamuna Limited and Lords Inc. entered into the year 2012, which is approved by the central government and expenses incur earning such income is 28 lakh. आपसे पूछा क्या है? Examine the taxability of above sum in hands of the Lords Inc. as per the provision of the Income Tax Act 1961 and the requirement, if any, to file the return of income assuming that the Lords Inc. does not have a permanent establishment in India. अब एक चीज समझना, एक सेक्शन हुआ करती है आपके नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में, दैट इज 115A। और 115A क्या बोलती है कि अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को इंडिया से कोई भी रॉयल्टी मिलता है या फिर FTS मिलता है, और अगर इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी नहीं है, इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और रॉयल्टी और FTS मिलता है और गवर्नमेंट ने उस अग्रीमेंट को अप्रूव किया है, तो वो रॉयल्टी FTS है वो टैक्सेबल हो जाता है 10% की रेट से। बट बाबू वो आपका ग्रॉस रॉयल्टी टैक्सेबल होगा। जो ग्रॉस रॉयल्टी है ना वो टैक्सेबल होगा, उसके सामने कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। 10% है वो ग्रॉस रॉयल्टी टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज़ समझना, अगर आपकी सिर्फ रॉयल्टी FTS की इनकम है या फिर इंटरेस्ट डिविडेंड है और अगर उस पर TDS कट चुका है, तो सेक्शन 115A ये बोलती है कि आपको इंडिया में फिर अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न। तो पहले का आंसर तो क्या होगा कि एक बात बताइए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट अप्रूव किया है और उसको जो है लॉर्ड्स INC को यहाँ से 3.2 करोड़ का रॉयल्टी मिल रहा है, 28 लाख का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा एंड 3.2 करोड़ है ये ग्रॉस बेसिस 10% से टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115A। 115A में ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर में जाके जब देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि इट इज टैक्सेबल एट द रेट 10% से टैक्सेबल होगा। यहाँ सरचार्ज भी लगेगा क्योंकि जो रॉयल्टी मिल रहा है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और फॉरेन कंपनी के केस में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा रॉयल्टी होता है या कोई भी इनकम होता है तो उस पर 2% सरचार्ज आता है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आता है। तो यहाँ पे बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10% प्लस 2% प्लस 4%। यहाँ पे TDS भी काटा जाएगा, आंसर इज यस, TDS भी काटा जाएगा और TDS जो काटना पड़ेगा वो कौन सी रेट से काटना पड़ेगा, दैट इज द 10.608% है, उस रेट से TDS है वो TDS कटेगा। TDS कैसे लिया है अपन ने कैसे लिया है कि बेटा 10% है, फिर सरचार्ज, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और एक और चीज़ समझना, यहाँ पे सिर्फ आपकी ये रॉयल्टी की इनकम है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कोई भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू फाइल द रिटर्न। आपको इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करने की जरूरत नहीं अगर आपका TDS ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि suppose if Lords INC has a permanent establishment in India and the contract agreement with the Yamuna Limited for rendering the technical service is effectively connected with such PE in India, examine the taxability based on the following detail provided for the related to the previous year 22-23। अगर एक बात बताओ, Lords INC का अगर इंडिया में PE है तो क्या होगा। अब एक चीज समझना, अगर मान लो इंडिया में लॉर्ड्स INC का PE है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो एक सेक्शन हुआ करती है 44DA करके, और 44DA क्या बोलता है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है उसका इंडिया में PE है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, वो PE का इंडिया में P&L बनाना पड़ेगा और PE का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसकी बाय साइड में जो रॉयल्टी FTS वगैरह रहेगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा और डेबिट साइड में आपके उसके एक्सपेंडिचर जो भी है वो अलाउ हो जाएंगे और जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उस नेट प्रॉफिट पे फिर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। यहां पे फिर 10% का टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, ऐसा सेक्शन 44DA बोलती है। अब आप मुझे बोलेंगे नॉर्मल रेट का मतलब क्या, तो जैसे फॉरेन कंपनी के लिए नॉर्मल रेट है वो 40% होगी तो 40% से टैक्स लग जाएगा करके, ठीक है। अगर मान लो ये अदर देन फॉरेन कंपनी होता तो उस पर्टिकुलर केस में स्लैब रेट से टैक्स लगता, अगर इंडिविजुअल HUF वगैरह होता तो उस पर है वो आपका स्लैब रेट से टैक्स लगता, तो इस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लग जाएगा। अब आप बोल रहे हो सर कि यहाँ पे क्रेडिट साइड में इनकम ले लीजिए, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर ले लीजिए। देखो क्या सब एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे, एक बात बताओ, ऑल एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं लेकिन 2 एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे।
कौन कौन से? एक तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है, मीन्स एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस पी इन इंडिया, अगर कोई इंडिया में जो पी है उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, मीन्स होली एंड एक्सक्लूसिवली उस पी से रिलेटेड है, वो एक्सपेंडिचर ही डेबिट में आएंगे। अगर कोई एक्सपेंडिचर पी से रिलेटेड नहीं है तो वो डेबिट में नहीं आएगा। और दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर इस पीई ने किसी दूसरी पीई को कोई एक्सपेंडिचर पे किया है या हेड ऑफिस को कोई एक्सपेंडिचर पे किया है जो उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, और अगर इसने इसको पे किया है तो वो सब अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक बात समझना, मैं वापस बोल रहा हूं कि ये जो पीई है, इस पीई ने जो अपने हेड ऑफिस को कोई खर्चे पे किए हैं या फिर मान लो दूसरी पीई को खर्चे पे किए हैं, वो अलाउ नहीं होते, वो अलाउ नहीं होंगे। बाकी वाले कोई भी खर्चे जो है, जो इंडिया की पीई से रिलेटेड खर्चे हैं, वो सब यहां पे अलाउ हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर इंडिया में पीई है तो आप क्या करेंगे, जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम यमुना लिमिटेड है, ये पीएनडल के क्रेडिट में जाएगा। एक्सपेंडिचर इंकर फॉर अर्निंग सच इनकम है, ये पीएनडल के डेबिट में जाएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अदर इंडियन कंपनीज इन परसुएंस ऑफ अप्रूव्ड अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन सो एंड सो टाइम, ये भी पीएनडल के क्रेडिट में जाएगा। इससे रिलेटेड जो खर्चे हैं 21 लाख के, ये पीएनडल के डेबिट में जाएंगे। एक्सपेंडिचर नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सच पीई, अगर पीई से रिलेटेड खर्चा नहीं है तो ये वाला खर्चा है, ये आपके पीएनडल के डेबिट में नहीं जाएगा। दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड, ये पीएनडल के डेबिट में नहीं जाएगा। और अमाउंट पेड बाय पी टू एचओ, अगर पी ने एचओ को अगर कोई भी अमाउंट पे किया है, नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अगर मान लो ये एक्चुअल खर्चा हुआ होता और उसका अगर रीएम्बर्समेंट होता तो चलता, बट ये बाकी वाला अगर खर्चा है, जैसे बहुत बार क्या होता है पी अपने एचओ को कोई खर्चे पे करती है तो वो सब अलाउ नहीं होंगे, तो ये भी अलाउ नहीं होगा। और आप क्या करेंगे, देखिए ये वाला क्रेडिट में जाएगा, ये वाला क्रेडिट में जाएगा, ये वाले दो एक्सपेंडिचर है वो डेबिट में जाएंगे। जो आपका नेट इनकम आएगा उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लग जाएगा अंडर सेक्शन 44 डीए करके चेक कर लीजिए आप इसका आंसर। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके कंपाइलर में भी दे रखा है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से, ये क्वेश्चन पोएम से रिलेटेड है। पोएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब एक बात समझना, नॉर्मली क्या होता है, जो इंडियन कंपनी है ना वो तो हमेशा रेजिडेंट मानी जाती है, लेकिन फॉरेन कंपनी है वो इंडिया की रेजिडेंट तभी बनती है अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है। क्या है, पोयम जो है वो इंडिया में है। लेकिन पोयम इंडिया में है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक सीबीडीटी की गाइडलाइंस है और आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम पोयम गाइडलाइंस बोलते हैं। अगर वो पोयम गाइडलाइंस को जब आप फॉलो करते हो तब आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पे जो है वो इंडिया में पोयम है या नहीं है। अब एक बात समझना, पोयम गाइडलाइंस क्या है, कैसे है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे, और फॉरेन कंपनी के केस में अगर दो चीज़ें सेटिस्फाइड हो गई, एक तो उसका एबीओआई टेस्ट फुलफिल हो गया, एबीओआई टेस्ट का मतलब होता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एंड दूसरा अगर उसकी मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग्स जो है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि उसका पोयम इंडिया के बाहर है और वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है। मैंने क्या बोला, देखिए फॉरेन कंपनी के लिए अगर दो चीज़ें, दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, पहला तो अगर उसका एबीओआई टेस्ट फुलफिल हो गया, एबीओआई का मतलब होता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और दूसरा है कि अगर मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है तो उसका ये माना जाएगा उसका पोयम इंडिया के बाहर है। अब आप बोलोगे एबीओआई टेस्ट फुलफिल कब माना जाता है, तो देखो एबीओआई टेस्ट फुलफिल कब माना जाएगा, जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो यह है कि उस कंपनी का जो पैसिव इनकम है ना, दैट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। मीन्स उस कंपनी का पैसिव इनकम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द 50% ऑफ टोटल इनकम, इट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। इन सिंपल वर्ड बोलूँ तो टोटल इनकम में पैसिव इनकम 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसका लेस देन 50% असेट इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, उसका लेस देन 50% नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो इंडिया में होने चाहिए और रेजिडेंट होने चाहिए, और बेटा जो इंडिया में एम्प्लॉय है उनका जो पेरोल एक्सपेंडिचर है उसका टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर का लेस देन 50% होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये माना जाएगा कि उस कंपनी का एबीओआई टेस्ट फुलफिल हो गया, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट। अब एक बात बताओ, वापस बोल रहा हूँ, एबीओआई टेस्ट कब फुलफिल होता है, जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन ये है कि पैसिव इनकम शुड बी अप टू 50% ऑफ टोटल इनकम। इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। दूसरी कंडीशन ये है, अब आप बोलोगे पैसिव इनकम बोलते किसको है, तो देखो पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो या तो आपका परचेज एंड सेल्स दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज को है,
मीन्स जो आपने परचेज किया एंड सेल किया, अगर वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज को है तो वो पैसिव इनकम माना जाता है। मतलब परचेज एंड सेल्स है, मतलब परचेज भी आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को किया और सेल भी आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को किया, तो वो तुम्हारा वो इनकम जो होगा वो पैसिव इनकम माना जाएगा। या फिर तुम्हारा जो कैपिटल गेन का इनकम है वो पैसिव इनकम माना जाएगा। उसके बाद में जो इंटरेस्ट का इनकम है या फिर डिविडेंड का इनकम है वो तुम्हारा पैसिव इनकम माना जाएगा। तो जो कैपिटल गेन का इनकम है, इंटरेस्ट का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है, वो पैसिव इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर आपका मान लो लेंडिंग का बिजनेस है तो इंटरेस्ट का इनकम है वो तुम्हारा एक्टिव इनकम हो जाएगा। तो पहली कंडीशन एबीओई टेस्ट की क्या है, आपका पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। जितनी भी आपकी टोटल असेट है उस फॉरेन कंपनी की, उसमें से लेस देन 50% असेट इंडिया में होनी चाहिए। जितने टोटल एम्प्लॉय है उसमें लेस देन 50% एम्प्लॉय है वो इंडिया में होने चाहिए। और जो इंडिया में एम्प्लॉय है उनके लिए जो पेरोल का खर्चा है वो टोटल पेरोल खर्चे का 50% से कम होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में वो एबीओई टेस्ट फुलफिल हो जाएगा। और अगर मान लो मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है तो उस कंपनी का पोयम है वो ये माना जाएगा इंडिया के बाहर है और वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ABC Limited, a software giant in India, set up a 100% subsidiary company by name of the HHD INC in the Switzerland on the 1st April 2022। तो एक कंपनी है SHD INC in the Switzerland। The subsidiary company SHD INC is mainly engaged in the software service, hardware service and data backup service in the 3 different countries। मीन्स वो कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, स्विट्जरलैंड में कर रही है, स्वीडन में कर रही है और इंडिया में कर रही है। The following information is furnished by the HSD for the previous year 22-23। सबसे पहले दे रखा है वैल्यू ऑफ असेट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, करोड़ में दे रखी है। स्विट्जरलैंड में उनकी 24 करोड़ की असेट है, स्वीडन में उनकी 12 करोड़ की असेट है और इंडिया में उनकी 24 करोड़ की असेट है। तो इन सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर आपको यहाँ टोटल असेट निकालनी है तो टोटल असेट आप कैसे निकालेंगे, तो 24 करोड़ उसके बाद में आप 12 ऐड कर दीजिए उसमें एंड 24 ऐड कर दीजिए, तो टोटल हो गया उसका 60 करोड़ का असेट। तो उसका जो टोटल असेट है वो 60 करोड़ का असेट है उस कंपनी का। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन थाउजेंड्स, तो कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, 30,000 है वो स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में कर रहे हैं 10 तो 40 हो गया और 28 इंडिया में। तो इसका मतलब 68,000 एम्प्लॉय है वो काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में मिला के। पेरोल एक्सपेंडिचर कितना है, जो स्विट्जरलैंड में उनके लिए 4 करोड़ रुपीस, जो स्वीडन में उनके लिए 2.6 करोड़ और जो इंडिया में उनके लिए 5.4 करोड़। तो इसकी अगर आप टोटल निकाल करेंगे तो 4 करोड़ प्लस 2.6 करोड़ प्लस आप करेंगे 5.4 करोड़, इट्स कम्स टू द 12 करोड़। तो 12 करोड़ रुपीस है वो टोटल आपका क्या है, एम्प्लॉय का पेरोल एक्सपेंडिचर। आगे दे रखा है अदर इंफॉर्मेशन, आपसे पूछा हुआ है ब्रेकअप ऑफ द टोटल इनकम, उसमें बोला हुआ है 28 करोड़ डिराइव्ड फ्रॉम द, उनकी टोटल इनकम 80 करोड़ है बट 80 करोड़ में क्या है, 28 करोड़ डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वेयर परचेज आर मेड फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सोल्ड टू नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज। एक बात बताइए, ये इनकम एक्टिव है या पैसिव, राइट आंसर है एक्टिव इनकम है। देखो पैसिव इनकम उसको बोलेंगे जिसमें परचेज एंड सेल दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज को हो रहा है, मींस परचेज भी एसोसिएट एंटरप्राइज को, सेल्स भी एसोसिएट एंटरप्राइज को, तो उस पर्टिकुलर केस में वो तुम्हारा पैसिव होगा। 24 करोड़ डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल्स मेड फ्रॉम द एसोसिएट एंटरप्राइज, तो ये तुम्हारा बेटा पैसिव इनकम हो जाएगा। दूसरा 16 करोड़ डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वेयर परचेज आर मेड फ्रॉम नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सोल्ड टू एसोसिएट एंटरप्राइज, ये आपका एक्टिव इनकम है। 8 करोड़ बाय वे ऑफ द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रेडिंग ऑन शेयर्स, ये तुम्हारा पैसिव इनकम है। एंड 4 करोड़ बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज, ये भी तुम्हारा पैसिव इनकम है। तो आपका टोटल पैसिव इनकम कितना हुआ, एक तो 24 करोड़ हुआ, एक तुम्हारा 8 करोड़ हुआ और एक तुम्हारा 4 करोड़ हुआ। तो 24 एंड 8 होता है 32 एंड 4 होता है आपका 36 करोड़। तो 36 करोड़ का इनकम आपका पैसिव इनकम है। अब आपसे पूछा क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 टोटल 5 बोर्ड मीटिंग वर हेल्ड, 2 इन इंडिया, 1 इन स्वीडन एंड 2 इन द स्विट्जरलैंड। तो टोटल आपकी जो मीटिंग हुई वो कितनी हुई, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है 5 बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें से 2 इंडिया में हुई है और 3 इंडिया के बाहर हुई है। मीन्स 1 इन स्वीडन एंड 2 इन स्विट्जरलैंड, मीन्स 3 मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो मैं बता दूं मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हुई है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको ये देखना पड़ेगा एबीओई टेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं, और एबीओई टेस्ट कब फुलफिल माना जाता है, सबसे पहले आपकी टोटल इनकम में पैसिव इनकम 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो मुझे बताइए आपकी टोटल इनकम है वो 80 करोड़ है, उसका 50% कितना होगा 40 करोड़। एक बात बताइए, पैसिव इनकम सिर्फ 36 करोड़ है, मींस पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, आपकी टोटल असेट में, इंडिया में असेट है वो लेस देन 50% होनी चाहिए। तो देखिए 60 करोड़ का लेस देन 50% होता है 30 करोड़, 30 करोड़ से कम है इंडिया में एसेट, आंसर इज यस, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उसमें लेस देन 50% इंडिया में होने चाहिए, तो 68,000 जो टोटल है उसमें से इंडिया में सिर्फ 28,000 है, तो लेस देन 50% है, तो यहां पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। और बेटा आपका जो इंडियन एम्प्लॉय है उनके लिए जो टोटल पेरोल का एक्सपेंडिचर होता है कंपनी का, उसमें से इंडियन एम्प्लॉयज के लिए लेस देन 50% होना चाहिए। तो 12 करोड़ का 50% होता है आपका 6 करोड़, तो 6 करोड़ से कम है इंडियन एम्प्लॉयज के लिए, आंसर इज यस। तो यहां पे ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो यहां पे एबीओआई टेस्ट फुलफिल हो रहा है, एंड उसके साथ साथ में मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग है वो इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये कंपनी आपकी क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, इसका पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा। और जब पोयम इंडिया के बाहर है तो वो कंपनी आपकी क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट है वो मानी जाएगी। तो चेक कर लीजिए आप इसको एक बार सॉल्यूशन को। चलिए डन हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, दैट क्वेश्चन नंबर 17 इज रिलेटेड टू मल्टीपल कॉन्सेप्ट। ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने पेनल्टी से लिया है, और पेनल्टी आपकी पता है, यू नो दैट 270A का पेनल्टी होता है, दैट इज अंडर रिपोर्टेड इनकम एंड मिस रिपोर्टेड इनकम। और जितना भी आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम होता है उस पर जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स का आपको पता है 50% पेनल्टी लगता है, और अगर वो मिस रिपोर्टेड इनकम है तो जो भी टैक्स आएगा उसका आपको 200% का पेनल्टी लगता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आ जाइए सब लोग। Z Private Limited files its return of income for the previous year 22-23 on 30th September 2023, declaring a loss of 14 लाख रुपीज़। तो उन्होंने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल किया और रिटर्न में लॉस बताया 14 लाख का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इस कंपनी ने अपना ROI फाइल किया और ROI में 14 लाख रुपीज़ का क्या बताया है, लॉस बताया है। आगे दे रखा है द रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल फॉर द कंपनी इज 30% है। The tax auditor of Z, in his audit report submitted under Section 44AB, has reported a disallowance of rupees 50,000 towards the personal expenditure of the director, as no evidence was produced by the Z
in support of this expenditure. However, Z did not disallow the same in its computation and return of income. तो एक बात बताओ, एक एक्सपेंडिचर है जो डिसअलाउड होना चाहिए क्योंकि उसके सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डिसअलाउड कर दिया, लेकिन कंपनी ने उसको अपने रिटर्न में डिसअलाउड नहीं किया, तो मैं बताऊँ इंटीमेशन में ये डिसअलाउड हो जाएगा। क्योंकि 143(1) में यू नो दैट 5 चेंजेस होते हैं, 5 चेंजेस होते हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर मान लो सीए ने कोई भी एक्सपेंडिचर डिसअलाउड किया है या सीए ने कोई इनकम को ऐड किया है और आपने अपने रिटर्न में नहीं किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिटर्न में उसको इंक्लूड करना रहेगा। सॉरी, आपको क्या करना, रिटर्न में, उसमें रिटर्न में इंक्लूड कर देगा। कौन करेगा? सीपीसी। आगे दे रखा है, the return of income was processed by the central processing center, making an addition of the 50,000 towards the personal expenditure, and the loss under section 143(1) was computed as 13,50,000। तो एक बात बताओ, जब आपका 143(1) में प्रोसेसिंग हुआ और उसमें आपका लॉस है वो 13,50,000 हो गया, बिकॉज 50,000 का जो भी आपका एक्सपेंडिचर था वो डिसअलाउड हो गया। तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होगा तो लॉस कम हो जाएगा आपका। अब आगे क्या हुआ, द रिटर्न ऑफ इनकम वॉज सेलेक्टेड फॉर द स्क्रूटनी असेसमेंट बाय द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 143(3) में स्क्रूटनी हुआ। द लॉस एज पर द नॉर्मल प्रोविजन वॉज रिड्यूस टू 10,50,000 बाय मेकिंग द एडिशन ऑफ द 3 लाख। अब उसमें क्या हुआ, 143(3) में स्क्रूटनी हुआ और स्क्रूटनी में आपका लॉस है वो 10,50,000 हो गया। स्क्रूटनी में आपका जो लॉस है वो 10,50,000 हो गया। 10,50,000 आपका स्क्रूटनी में आपका लॉस हो गया। 3 लाख का यहाँ पे लॉस कम हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, द असेसमेंट वॉज रीओपन अंडर सेक्शन 147 बाय ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 147। द लॉस एज पर द प्रीसीडिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) वॉज कन्वर्टेड टू द इनकम ऑफ 2 लाख। अब यहाँ पे क्या हुआ, 147 जब हुआ तो 147 में भाई साहब आपकी इनकम जोरदार बढ़ गई और 12,50,000 से आपका इनकम बढ़ गया और यहाँ पे बेटा 2 लाख रुपीज़ का आपका पॉजिटिव इनकम आ गया। 2 लाख रुपीज़ है, यहाँ आपका पॉजिटिव इनकम आ गया। अब आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे हुए हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एमसीक्यूज क्या बोलते हैं। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेनल्टी ऑन एडिशन ऑफ 50,000 टूवर्ड्स द पर्सनल एक्सपेंडिचर इज करेक्ट। एक बात बताइए, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो 50,000 का एड ऑन हुआ, क्या ये अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाता है या नहीं? अगर रिटर्न की इनकम और इंटीमेशन की इनकम में चेंज होता है, क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम माना जाता है या नहीं? आंसर इज नो, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाता और इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा करके, ठीक है, सिंस जेड हैज क्लेम द डिडक्शन on amount incurred towards personal expenditure of the director, Z shall be considered to have underreported income. Answer is no, this is wrong. The underreporting on account of claiming personal expenditure of director as deduction can be misreporting. No, misreporting नहीं है. Since addition of 50,000 is an adjustment referred under section 143(1), no penalty is leviable in respect of this addition. तो बेटा यह जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, दिस इज द राइट आंसर। सो इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, यहाँ पे आपका सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, what is the penalty leviable under section 270A as consequence of the assessment under section 143(3) if the addition was not on account of the misreporting? अगर ये misreporting नहीं है, अंडर रिपोर्टिंग है 143(3) में, तो यहाँ पे कितना पेनल्टी होगा? तो एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इसके बीच में ये जो डिफरेंस है ना, ये तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना आ जाएगा? तो मैं बोलूँ 3 लाख रुपीज़ का अंडर रिपोर्टेड इनकम आएगा, क्योंकि लॉस कम हो जाता है। तो 3 लाख रुपीज़ है, यहाँ पे 3 लाख से आपका लॉस कम हुआ, इतना अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब इस पर टैक्स कैसे निकालेंगे? तो जैसे ही आपका लॉस कम हो जाता है या लॉस से इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, तो जितना भी अमाउंट होता है डायरेक्टली आप इस पर टैक्स निकाल दीजिए। तो ये जो 3 लाख है, इस 3 लाख पे आप टैक्स निकालेंगे 30% की रेट से, क्योंकि कंपनी का टैक्स रेट 30% है, और उसमें फिर आप एक काम करिए, ऐड कर दीजिए 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आपका टैक्स कितना आता है? तो आप क्या करेंगे, देखिए 3 लाख रुपीज़ आप ले लीजिए और उसका आप 30% करिए, तो 30% कम्स टू 3 लाख का 30% कितना आता है? 90,000 आता है। अब ये 90,000 जो आया उसमें आप 4% जो है वो आप हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दीजिए, 93,600 आया और उसका 50% आप पेनल्टी होगा, तो 46,800 का आपका पेनल्टी आ जाएगा। तो 46,800 इज योर पेनल्टी फॉर द अंडर रिपोर्टेड इनकम अंडर सेक्शन 270A।
अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट एमसीक्यू ये बोलता है व्हाट इज द पेनल्टी लेविएबल अंडर सेक्शन 270A एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 कंसिडरिंग दैट ऑल द एडिशन आर ऑन अकाउंट ऑफ द मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब एक बात समझना, अगर ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, मीन्स ये जो है ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, तो मैं बताऊं अंडर रिपोर्टेड इनकम ही मिस रिपोर्टेड इनकम बन जाता है। तो यहां पे आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना होगा, 12,50,000 होगा। तो पहले तो 12,50,000 पे आप 30% की रेट से टैक्स निकालिए, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, और जो टैक्स आएगा उसका 200% पेनल्टी लगता है अगर ये मिस रिपोर्टिंग है। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम अगर मिस रिपोर्टेड की वजह से है तो यहां पे 200% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लगता है। तो 12,50,000 लीजिए और सबसे पहले आप उसका 30% कर दीजिए, उसमें फिर आप एक काम करिए 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई बाय आप 200% कर दीजिए। तो आई थिंक 7,80,000 आता है। दिस 7,80,000 विल बी योर पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A का पेनल्टी आपका 7,80,000 हो जाएगा। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, assume that the addition made in order under section 147 are not on account of misreporting of income। मान लो जो 147 में 12,50,000 का एडिशन हुआ है वो मिस रिपोर्टिंग नहीं है, अंडर रिपोर्टेड है, बट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड। जेड wants to claim immunity from the imposition of penalty 270A and initiation of the proceeding under section 276C of the act by filing an application in this regard before the assessing officer। what are the other condition that need to be satisfied by Z in this regard। Z को कौन कौन सी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, जब भी आपको अंडर रिपोर्टेड इनकम होता है ना और उस पर अगर पेनल्टी लगता है तो उसमें क्या होता है ना कि एक सेक्शन ये बोलती है वहां पे कि अगर मान लो आप जो भी उस पर टैक्स आता है, इंटरेस्ट आता है, वो आप पे कर देते हो, मीन्स जो भी ऑर्डर में दे रखा है, डिमांड नोटिस में दे रखा है, डिमांड नोटिस में जितना टैक्स दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, वो आप पे कर लेते हो और इसके अगेंस्ट में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जाते हो, तो आप एओ को अप्लाई कर सकते हो और एओ आपका पेनल्टी माफ कर सकता है। आप एओ को अप्लाई कर सकते हो और एओ आपका पेनल्टी है वो माफ कर सकता है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो जो भी आपका डिमांड नोटिस में टैक्स दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, वो आप पे कर दीजिए। जो 147 का ऑर्डर रहता है उस ऑर्डर के बाद में डिमांड नोटिस आता है, वो डिमांड नोटिस में जितना भी आपका जो भी क्या बोलते हैं टैक्स रहता है, इंटरेस्ट रहता है, वो आप पे कर दीजिए टाइम पे। और आप अपील नहीं करेंगे, आप ऐसा लिख के देते हैं तो ये पेनल्टी आपकी माफ हो सकती है और इसमें बेटा पेनल्टी आपकी माफ की जा सकती है। तो देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, पे द टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज पर द ऑर्डर अंडर सेक्शन 147 विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड। तो नोटिस ऑफ डिमांड में जो पीरियड दे रखा है उसमें आप पे कर दीजिए, पहला कंडीशन सही है। दूसरा, पे द टैक्स एज पर द ऑर्डर, नहीं टैक्स नहीं, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कंटेस्ट द एडिशन मेड इन ऑर्डर आफ्टर पेइंग द टैक्स एंड इंटरेस्ट, ऐसा कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नो अपील शुड बी और शुड हैव बीन फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर, आपको अपील फाइल नहीं करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट एंड फोर्थ वर्ड, इसका मतलब है डी है, डी विल बी द राइट आंसर करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। आउट ऑफ द एडिशन 3 लाख मेड बाय ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) an amount of 1 lakh is on account of the false entry deliberately made by Z in its books of accounts। Apart from the penalty 270A, what are the other prosecution or penal consequences if any that would be attracted in case of the Z। अब एक बात समझना, अगर मान लो आप जो है वो कोई भी गलत एंट्री करते हो, फॉल्स एंट्री करते हो, मीन्स आप क्या करते हो, फेक एंट्री करते हो, फॉल्स एंट्री करते हो, तो आपको पता है एक सेक्शन हुई है 271A करके एक सेक्शन है। और 271A क्या बोलती है पता है कि भैया जितना आपका फॉल्स एंट्री का अमाउंट है ना उतना का उतना 100% तक आपको पेनल्टी लग जाएगा, 100% तक आपको पेनल्टी लगेगा। और सेक्शन 276C का आपको प्रोसिक्यूशन जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, 3 लाख में अगर 1 लाख रुपीज़ आपका फॉल्स एंट्री वाला है तो जो भी तुम्हारा 1 लाख रुपीज़ है वो 1 लाख रुपीज़ का उतना आपको पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 271A(D) एंड उसके साथ साथ में आपको प्रोसिक्यूशन 276C का हो सकता है। तो अगर आप फॉल्स एंट्री करते हो उसमें आपको 100% है वो फॉल्स एंट्री के अमाउंट के उतना पेनल्टी लग सकता है करके, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी मैं ऑलरेडी आपको पहले करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20। अब एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं दैट इज FII और नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब एक बात समझना, आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं FII को।
तो एफआईआई की जो इनकम होती है ना, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसको अगर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है तो एक सेक्शन होती है 115A, वो ये बोलती है कि इंटरेस्ट 5% से टैक्सेबल होगा। अगर एफआईआई है और एफआईआई को जो इंडियन कंपनी है उसने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किया था और उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर आपको 5% की रेट से टैक्स लग जाएगा। ये कहाँ पे दे रखा है, तो आप चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट में एक बार देख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो कॉम्पैक्ट जो है आपका वॉल्यूम नंबर 2 पे जाएंगे और कॉम्पैक्ट वॉल्यूम नंबर जो 2 है उसमें देखिए क्या दे रखा है। तो कॉम्पैक्ट 2 में अगर आप फर्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू योर एफआईआई। एफआईआई का कहाँ पे दे रखा है, अरे राजा ये रहा ले एफआईआई वाला करके, ठीक है। सो एफआईआई वाला है वो आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए इक्वलाइजेशन लेवी नहीं, इक्वलाइजेशन लेवी से पहले आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बाद जो टॉपिक है वो एफआईआई वाला, चलिए यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं एफआईआई की बात करूँ तो एफआईआई के लिए देखिए सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे 115A सेक्शन, तो 115A सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 115A में क्या बोलता है कि अगर इंटरेस्ट पेबल टू एफआईआई और क्यूएफआई को for the investment made in the RDB of Indian company or government security up to 30th June 2023 or in respect of investment made by the payee in the municipal debt security from 1/4/2020 से लेके 30th June 2023 तक उस पर 5% की रेट से बेटा यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो एफआईआई को अगर किसी इंडियन कंपनी से रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे, आरडीबी का मतलब होता है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई इंटरेस्ट मिलता है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 5%। और उसके साथ साथ में बेटा यहाँ टीडीएस भी 5% की रेट से आता है अंडर सेक्शन 194 एलडी पे करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना यहाँ पे, इसके बाद में एक एफआईआई के लिए सेपरेट सेक्शन और होती है दैट इज द 115AD। और 115AD क्या बोलती है कि अगर कोई भी एफआईआई है, एफआईआई को सिक्योरिटी पे कोई भी कैपिटल गेन होता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो उस पर कैसे टैक्स लगेगा, तो अपन एफआईआई की बात करेंगे। तो एफआईआई को देखो, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ना, किसी भी सिक्योरिटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर 10% से टैक्स लगाओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 30% से टैक्स लगाओ और जो भी इंटरेस्ट होता है उस पर 20% से टैक्स लगाओ एंड एसटीसीजी 111 वाला है उस पर 15% से टैक्स लगाओ। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे पता है, 10%, 20% एंड 30%। आप इसको ऐसे याद रखिए ना, एलटीसीजी हुआ तो 10%, आपको कोई भी इनकम हुई सिक्योरिटी पे तो उस पर आपको 20% करके इनकम हुई तो उस पर आपको 20% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर आपको 30%। तो ऐसे याद रखो ना, 10%, 20% एंड 30%। और ये तो याद रह ही जाएगा ना, एसटीसीजी 111 वाला है तो उस पर 15%। तो अगर कोई एफआईआई को इंडिया से इनकम मिलती है और वो एफआईआई को इनकम कैसे मिल रही है, एलटीसीजी हुआ, किसी पे भी एलटीसीजी हुआ सिक्योरिटी पे, ठीक है, तो 10%। लेकिन एक चीज समझना, अगर वो एलटीसीजी 112A वाला है तो ऑब्वियसली इन एक्सेस ऑफ 1 लाख है, वो उस पर 10% की रेट से टैक्स लगेगा। तो एलटीसीजी पे 10%, इनकम हुआ उस पर 20% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब आप एक चीज़ समझना, ये जो भी स्पेशल रेट्स की सेक्शन है 115A, 115, उसके बाद AC, उसके बाद AD, इन सेक्शन में आप एक चीज़ ध्यान रखना कभी भी, पहली चीज़ तो ये है कि ये सेक्शन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, एज वेल एज फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 वो आपका सनी वाला है ना, वो बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है करके, ठीक है। उसके बाद में ये सेक्शंस है, ये मैंडेटरी रहती है, इसके सामने किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। ये 115A से लेके और 115AD तक की सेक्शन है, इसके सामने किसी भी खर्चे का डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलता, एज वेल एज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी नहीं मिलता। एक एक्सेप्ट 80LA का डिडक्शन मिलता है, जो IFSC में लोकेटेड यूनिट होती है उनको 80LA का डिडक्शन मिलता है, उसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन रॉयल्टी FTS के सामने आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर चैप्टर 6A करके, ठीक है। चलिए अब आप एक काम करिए, अपन एक काम करते हैं कि सीधा उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपन देख रहे थे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है दैट इज द NINC, a notified foreign institutional investor means FII है, derive the following income from the financial year 20 to 23। यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ द ABC लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन द 17-18 ऑफ 8,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। अब एक बात समझना, यहाँ पे नॉट 8,50,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, 8,50,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है FII को किस पे, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे ऑफ द ABC लिमिटेड, और इन्वेस्टमेंट है वो 17-18 में किया था। एक बात बताऊं, ये इंटरेस्ट पे टैक्स रेट कौन सी रहेगी, 5% रहेगी। लेकिन है ना, आप मुझे यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, आप बोलोगे कि सर 8,50,000 है
वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। अब एक और चीज़ समझना, आप मुझे ये भी तो पूछ सकते हो कि सर 8,50,000 है वो नेट इंटरेस्ट है या ग्रॉस इंटरेस्ट है? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले तो ये बताया था कि अगर यहाँ इंटरेस्ट रिसिव्ड वर्ड दिया है तो ये मानना है ये आफ्टर टीडीएस है। तो क्या हम ऐसा मानेंगे कि दिस 8,50,000 इज फॉर 95% और उसको 100% ऐसा करना पड़ेगा? एक बात बताऊं, जब आईसीआई ने ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया था तो इसको ग्रॉस अप नहीं किया था। आईसीआई ने बोला कि ये ग्रॉस इंटरेस्ट ही है। अब यार उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया था, आज से 3-4 साल पहले आया होगा आई थिंक क्वेश्चन, यार 2 साल हो गए होंगे मोस्टली। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो आईसीआई ने क्या माना, इसको ग्रॉस माना। लेकिन आजकल आईसीआई क्या कर रही है, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड देती है वहाँ बोलती है कि नहीं नहीं इट इज़ अ नेट ऑफ टीडीएस, तो इसको नेट ऑफ टीडीएस मानती है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, देखो एग्जाम में तो अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड दे दे और ऑब्वियसली इसमें टीडीएस आता है, तो टीडीएस आता है अंडर सेक्शन 194, कौन सी सेक्शन थी, आई थिंक 194। अभी तो अपन ने देखा था कि टीडीएस की जो सेक्शन थी इसमें टीडीएस भी आएगा, और इसमें जो टीडीएस की जो सेक्शन थी दैट सेक्शन इंटरेस्ट में जो टीडीएस की सेक्शन है 194 एलडी, तो 194 एलडी में से टीडीएस भी तो 5% की रेट से आएगा। तो क्या हम इसको ग्रॉस अप करना चाहिए, ये नेट इंटरेस्ट मान सकते हैं? आंसर इज यस। आपको आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन आता है इसको नेट मानना है। उस टाइम पे इंस्टीट्यूट ने नहीं कंसीडर किया था, बट आजकल ये सजेस्टेड आंसर दे रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट रिसीव वर्ड है ना उसमें बोलते हैं नेट ऑफ टीडीएस है। तो आप क्या करेंगे, 850 डिवाइड बाई 95% मल्टीप्लाई बाय 100, बट पहले के सजेस्टेड में उन्होंने 850 को ऐसे ही ग्रॉस इंटरेस्ट माना था। अब एक बात समझना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, कोई दूसरी सिक्योरिटीज रहेगी उस पर उनको इंटरेस्ट मिला 17,32,000 का, उस पर एक्सपेंसेस 26,000 का हैज़ बिन इंकर्ड टू अर्न सच इनकम। अब एक बात समझना, यहाँ पे ये 26,000 का जो इंटरेस्ट है ना ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टैक्सेबल होगा एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 20% अंडर सेक्शन 115 एडी में। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 10%, 20%, 30%। 10% है वो लॉन्ग टर्म पे लगाइए, 20% इंटरेस्ट डिविडेंड पे लगाइए, और 30% है वो शॉर्ट टर्म पे लगाइए। कोई भी सिक्योरिटी हो उसमें आपको 10, 20, 30 है वो आपको चलाना है। आगे दे रखा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द सिक्योरिटी एंड शेयर्स। ये सिक्योरिटी एंड शेयर सेल करने से सबसे पहले उन्होंने बॉन्ड्स बेचे किसी जुपिटर लिमिटेड कंपनी के, जो कि परचेज किए थे 5 मई 2019 को, एंड उसका सेल है 7 मार्च 2023 को। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। तो 47 लाख में से जो भी आपका 32 लाख है वो आप लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका बचता है आई थिंक 15 लाख रुपीज़। तो 15 लाख रुपीस बचेगा। लॉन्ग टर्म पे आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा, तो जस्ट टैक्सेबल एट द रेट 10%। उसके बाद लिस्टेड शेयर्स ऑफ द अर्थ लिमिटेड के लिस्टेड शेयर है, डेट ऑफ परचेज 2022 में है, एंड आपने सेल कर रहे हैं 9 फेब 2023 को। सो दिस पीरियड ऑफ होल्डिंग इज यू नो दैट नॉट मोर देन 1 ईयर, ये 1 ईयर से भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म होगा। एंड बोला है एसटीटी पेड बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल, तो यहाँ पे जो भी आपका गेन आएगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15% अंडर सेक्शन 111A में ये 15% से टैक्सेबल हो जाएगा। एंड बेटा जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है मार्स लिमिटेड के, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है 2022 में खरीदा था एंड उसको 2023 में ही आप बेच रहे हैं, इसमें भी आपका पीरियड है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं है, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%, क्योंकि ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं एफआईआई वाले क्वेश्चन को, कि देखो पहली चीज़ है अगर मान लो उनको रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे अगर इंटरेस्ट मिलता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिलता है देन इट इज टैक्सेबल एट द रेट 5% अंडर सेक्शन 115A। उसके बाद कोई भी इनकम होती है एफआईआई को तो वो टैक्सेबल होती है 115 एडी में, और 115 एडी क्या बोलती है, 10%, 20% एंड 30%। इसका मतलब ये हुआ कि 10% एलटीसीजी पे लगाइए, कोई भी एलटीसीजी है 10% लगाइए। उसके बाद जो इनकम होती है मीन्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड होता है उस पर 20% लगाइए, और जो भी तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर आप 30% है वो लगाइए। बट 111A वाला है देन आपको 15% की रेट से टैक्स लगाना है। तो आप यहाँ चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपकी टोटल इनकम 50,10,000 है। अब ये एफआईआई है ना, यहाँ पे किसी का डाउट होगा कि क्या इसमें सरचार्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक बात बताइए यहाँ पे ये कंपनी है दैट इज नोटिफाइड फॉर एन आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन कंपनी, फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन कंपनी के केस में आपका सरचार्ज तभी लगता है जब इनकम है वो आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है। अगर यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे आपको सरचार्ज नहीं लगेगा करके। ठीक है, चलिए तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
चलिए अब अपन चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है यार, और मस्त वाला क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हैं इसको आईएमपी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर होने वाले हैं आपके। यहाँ पे देखिए भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर करें। एक ही क्वेश्चन में मैंने इतना सारा डाल दिया है ना, आप बोलेंगे सर क्या सर ये एक ही क्वेश्चन था। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक कंपनी है अल्फा प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गारमेंट्स। तो ये गारमेंट्स बनाती है, कपड़े बनाती है। इट सोल्ड गारमेंट्स टू द बीटा आईएनसी अ कैलिफोर्निया यूएसए विच हैज़ द 28% वोटिंग पावर इन अल्फा प्राइवेट लिमिटेड एंड टू अदर अनरिलेटेड पार्टीज। तो ये अल्फा प्राइवेट लिमिटेड क्या कर दिया है, इसकी एक एसोसिएट एंटरप्राइज है बीटा आईएनसी इन द कैलिफोर्निया यूएसए विच हैज़ 28% वोटिंग पावर। तो देखिए 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर हो गया, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन गई। अब एक बात समझना, आगे क्या दे रखा है। During the previous year 22-23, Alpha Private Limited sold 2 lakh pieces of the T-shirt at the rate USD 6 per piece to the Beta INC। मीन्स इन्होंने क्या किया पता है कि एक कंपनी जो अल्फा लिमिटेड है, इस अल्फा लिमिटेड ने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, मैं इसको ए लिमिटेड बोल दूँ, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, और इसने क्या किया, इसको कुछ गुड्स सेल किया है। और बेटा ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, और इन्होंने जो गुड सेल किया है वो कितना गुड सेल किया है, 2 लाख पीसेस सेल किया है USD 6 पे। तो यहाँ पे 2 लाख पीसेस सेल किए हैं एट द रेट USD 6 है, उससे सेल किए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है। द आइडेंटिकल शर्ट्स वर सोल्ड टू द अदर अनरिलेटेड पार्टी एट USD 8 पर पीस। अब एक बात समझना, ये तो एसोसिएट एंटरप्राइज को किया, बट ये आइडेंटिकल शर्ट है ना, ये दूसरों को भी सेल करते हैं, बट दूसरों को कितने में सेल करते हैं, $8 में, $8 पर पीस। मीन्स यहाँ पे चिटिंग हो रही है। यहाँ पे जो $6 पर पीस में सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चिटिंग कर रहे हैं। हाउएवर the terms of the sales to the Beta INC included provision for guarantee by the Beta INC to the Bank of America on the loan of 10 crore availed by the company from the Bank of America। अब एक बात समझना, यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका से एक लोन लिया है 10 करोड़ का, और वो 10 करोड़ के लोन पे उसकी जो एसोसिएट एंटरप्राइज है ना, उसने गारंटी दी है, और इसकी वजह से हो सकता है उसको कम रेट में सेल कर रहे हैं। And providing the company access to the Beta INC database on the market trend in the Asia। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो Beta INC का डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस का हमको एक्सेस भी मिला है, तो वो एक्सेस मिलने की वजह से उसको कम में सेल कर रहे होंगे। The interest paid by Alpha Private Limited on the Bank of America loan for the financial year ended 31st March 2023 amounts to rupees 200 lakh। 200 लाख का जो है वो उन्होंने इस साल में इंटरेस्ट पे किया है। आगे दे रखा है, अल्फा प्राइवेट लिमिटेड पेड 1% टू द बीटा आईएनसी फॉर प्रोवाइडिंग द गारंटी ऑन द लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ अमेरिका सॉरी। तो बैंक ऑफ अमेरिका से जो लोन लिया ना, उसके लिए ये अल्फा लिमिटेड ने बीटा लिमिटेड को 1% है वो गारंटी फीस दिया है। कितना दिया है, 1% गारंटी फीस दिया है। लेकिन मार्केट रेट फॉर अवेलिंग गारंटी फॉर द सिमिलर ट्रांजैक्शन इज 2%। मार्केट में अगर यही गारंटी लेने जाते तो 2% लगता। इसका मतलब एक बात बताओ, अपने को यहाँ पे फायदा हो रहा है। फायदा कितने का हो रहा है, तो 10 करोड़ का लोन है। अब आप एक बात बताइए, 10 करोड़ रुपीस का लोन है और उस पे अपने को सिर्फ 1% ही गारंटी जो कमीशन देना पड़ रहा है, बट अगर हम बाहर किसी से यही गारंटी लेते तो 2% देना पड़ता। तो मैं बताऊँ 10 करोड़ पे अगर आप 1% कैलकुलेट करेंगे तो इट्स कम्स टू द 10 लाख रुपीस। तो यहाँ पे हमको 10 लाख रुपीस का फायदा हो रहा है। 10 लाख रुपीस का हमको बेनिफिट मिल रहा है। किससे मिल रहा है, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से मिल रहा है। उसके साथ में आगे क्या हो रहा है, Alpha Private Limited also paid the 7 lakh to Beta INC towards the cost incurred in providing the access of its database। उसका जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसके लिए उसको हम कितना पे कर रहे हैं, 7 लाख। But if the company had obtained the similar database from the unrelated party, the cost would have been the 12 lakh। हम अगर ये डेटाबेस किसी अनरिलेटेड पार्टी से लेते तो हमको 12 लाख पे करना पड़ता। तो मैं बताऊं यहाँ पे 5 लाख रुपीस का और अपने को नेट बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज वी आर पेइंग टू एसोसिएट एंटरप्राइजेज ओनली 7 लाख, बट अगर हम ये बाहर से लेते तो हमको 12 लाख पे करना रहता। तो यहाँ पे 5% का 5 लाख का आपको और एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। आगे क्या दे रखा है, बीटा आईएनसी मार्केट्स अपैरल्स ग्लोबली अंडर इट्स ब्रांड नेम। बीटा आईएनसी है वो ग्लोबली अपने जो अपैरल्स है उसको बेचती है। It's sale in the many country including India through a e-commerce operator at a price which is generally mark up at 50% of its cost of purchase। मीन्स ये इंडिया में भी गुड्स बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू,
एक कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है अभी आप बताएंगे ये आगे। बीटा आईएनसी मार्केट अपैरल्स ग्लोबली अंडर द ब्रांड नेम and it sell many country including India through the e-commerce operator at a price which is generally marked up at 50% of its cost of purchase. During the financial year 22-23, its sales in India was 2.8 crore through the e-commerce operator, that is the fee e-commerce limited London, which does not have any permanent establishment in the India. तो इस साल में क्या हुआ बताए कि इनका 2.8 करोड़ का गुड्स है वो इन्होंने एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा जिसका नाम है दैट इज द फी ई कॉम लिमिटेड, लंदन की कंपनी है और जिसका इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एंड लिवरेजिंग देयर कंबाइंड नॉलेज and experience, Alpha Limited and Beta Inc. provided their know-how on the supply chain of textile industry to the unrelated party, that is DINC USA, a new company manufacturing garment from the recycled plastic. अब क्या हुआ, ये अल्फा और बीटा ने दोनों ने मिलके ऐसे जॉइंट वेंचर में इन्होंने एक कंपनी है डेल्टा लिमिटेड, उसको उन्होंने क्या किया पता है, उसको उन्होंने नो हाउ दिया है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करे, तो उससे रिलेटेड उसको नो हाउ दिया है। आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट, for the assessment year 2021, the total income of Alpha Private Limited was enhanced by 350 lakh by the assessing officer. मीन्स असेसिंग ऑफिसर ने यहाँ पे बेटा 2021 का इनकम है वो एनहांस किया 350 लाख किसका, इन कन्फर्मिटी विद द आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। द असेसमेंट ऑर्डर इज डेटेड ऑन 31st October 2022. The company decided to accept the adjustment made by in the assessment order. अब एक बात समझना, इनका 2021 का कोई इनकम है वो 350 लाख का इनकम एओ ने एनहांस किया है और एओ ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली है और आर्म लेंथ प्राइस है वो जो है वो डिटरमाइन बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से निकली है और असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ 31 अक्टूबर 2022 को और कंपनी ने डिसाइड किया है कि चलो हम ये ऑर्डर को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मान लो एओ आपकी इनकम बढ़ाता है तो इसका मतलब ये प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ और प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और एओ के ऑर्डर की वजह से तो वहां सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। यू नो दैट एक सेक्शन हुआ करती है 92CE करके और 92CE बोलती है कि 5 केसेस में आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। पहला तो अगर आप सुओ मोटो ओन मोशन प्राइमरी एडजस्टमेंट करते हो या फिर एओ के ऑर्डर की वजह से या फिर मैप की वजह से या फिर सेफ हार्बर रूल्स की वजह से या फिर अप्पा की वजह से, तो उसमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और जितना इनकम एनहांस किया जाता है मीन्स जो भी आपका एक्सेस मनी 350 लाख है, 350 लाख का मतलब 3.5 करोड़, पहली चीज़ तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये पैसा आपको इंडिया में रीपेट्रिएट करना पड़ेगा विद इन द 90 डेज। 90 डेज कहां से काउंट होता है, असेसमेंट ऑर्डर के केस में बेटा ऑर्डर की डेट से 90 डेज काउंट होता है। 90 डेज के अंदर अंदर वो पैसा इंडिया में रीपेट्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने रीपेट्रिएट नहीं किया तो ये माना जाएगा आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और फिर उसमें इंटरेस्ट इनकम है वो हर साल आपकी इनकम में जोड़ते जाएंगे। आगे क्या दे रखा है देखिए, Mr. Philip was a director of R&D of the Alpha Private Limited up to 31st March 2018. So 31st March 2018 तक मिस्टर फिलिप है वो हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर था। ऑन 1/4/2080 ही रिटर्न टू हिज होम टाउन इन कंट्री वाई, वो कंट्री वाई चला गया करके, ठीक है, छोड़ छाड़ के चला गया करके, ठीक है। ही विजिट इंडिया एवरी ईयर, सिर्फ 55 डेज के लिए इंडिया आता है हर साल। In financial year 22-23, he earned the royalty income of rupees 15 lakh from the ABC Limited, an Indian concern, under an agreement approved by the central government and incurred expenditure of 2 lakh for earning such income. तो उसने ना इंडिया से रॉयल्टी मिला। पहली चीज़ तो वो बंदा सिर्फ 55 डेज के लिए इंडिया में इस साल आया है तो यहीं से पता चल रहा है वो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि इंडिया में रहने के लिए कंडीशन, बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी एक आधी, तो यहाँ तो एक भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो पहली चीज़ तो ये नॉन रेजिडेंट है। अब इस साल में ये नॉन रेजिडेंट है और उसको इंडिया से रॉयल्टी मिल रहा है और ये अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो अभी अपन ने पढ़ा था सेक्शन 115A लग जाएगा एंड दिस रॉयल्टी इज टैक्सेबल एट द रेट 10% की रेट से वो रॉयल्टी टैक्सेबल हो जाएगी। हिज इंटरेस्ट इनकम ऑन द फिक्स डिपॉजिट विद द SBI बड़ौदा ब्रांच अमाउंट्स टू 4 लाख, उसको FD पे इंटरेस्ट भी 4 लाख मिला है। His business income in country Y for the financial year 22-23 in USD 22,172 and interest on saving bank account in country Y for that year is USD 1472। आपसे पूछा है assume the rate of exchange of 1 USD is 80 and 1 year marginal cost of fund lending rate of SBI as on 1/4/2021 वो 10% है and as on 1/4/2022 है वो आपका 10.25% है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। सबसे पहला
चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। पहला, व्हाट इज द ड्यू डेट बाय विच द अल्फा प्राइवेट लिमिटेड मस्ट रिसीव द एक्सेस मनी कॉन्सिक्वेंट टू द आर्म लेंथ प्राइस एडजस्टमेंट मेड इन द असेसमेंट ऑर्डर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब एक बात बताओ, इसमें असेसमेंट ऑर्डर का डेट क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ असेसमेंट ऑर्डर का डेट है वो 31 अक्टूबर 2022 दे रखा है। तो 31 अक्टूबर 2022 दे रखा है, तो इसके बाद में मैं आपको बताऊं 90 डेज के अंदर अंदर वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप 90 डेज काउंट करेंगे तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आपके नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज और आपके जनवरी के कितने आ जाएंगे? 29 डेज आ जाएंगे। तो जनवरी के 29 डेज, इसका मतलब आपको 29 जनवरी 2023 तक वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। जो एक्सेस मनी है वो 29 जनवरी 2023 तक इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने इस डेट तक रिपेट्रिएट नहीं किया तो ये माना जाएगा आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और उसमें फिर इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम में जोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट, what is the amount of interest which would be added to the total income of Alpha Limited for the assessment year 23-24 if the excess money referred in MCQ number 1 is not repatriated till 31st March 2023? तो आपने 31st मार्च 2023 तक अगर वो पैसा रिपेट्रिएट नहीं किया तो क्या होगा बेटा? देखिए, पहली चीज तो आपका एक्सेस मनी है कितना? तो एक्सेस मनी वहां पे 350 लाख है। तो आप एक काम करिए, सीधा ले लीजिए 350 लाख का मतलब 3 करोड़ एंड 50 लाख रुपीज। अब इस पे आपको कौन सी रेट से इंटरेस्ट लेना है? तो देखिए बेटा, यहां पे इंटरेस्ट की रेट क्या रहती है? पहली चीज आपको ये देखना है कि ट्रांजैक्शन है वो डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी है और फॉरेन करेंसी। अगर ये इंडियन करेंसी है तो आप एक काम करिए, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम बन रही है उस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल का एसबीआई का 1 ईयर का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट में 3.25% ऐड कर दीजिए। और अगर ये फॉरेन करेंसी है तो जिस ईयर की ये इनकम बन रही है उस ईयर का 30 सितंबर का 6 मंथ का लिबोर लीजिए और उसमें 3% ऐड कर दीजिए। पहली चीज तो ये ट्रांजैक्शन आपका इंडियन करेंसी में है। और जब ट्रांजैक्शन आपका इंडियन करेंसी में, तो आप एक काम करिए कि जो एसबीआई का 1 ईयर का लैंडिंग रेट है तो एसबीआई का 1/4/2022 का लैंडिंग रेट 10.25% दे रखा है। तो आप एक काम करिए, यहां पे 10.25% प्लस 3.25% कर दीजिए, तो आपका 13.5% का आपका रेट हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय कितने दिन के लिए? तो अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो आप नवंबर के ले लीजिए 30 डेज, नवंबर 30 डेज, उसके बाद दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31 डेज, फेब के 28 डेज एंड मार्च के 31 डेज, इट्स कम्स टू द 151 डेज। तो मल्टीप्लाई करिए 151 डेज डिवाइड करिए 365 डेज से और आप देखिए यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? देखिए 3 करोड़ 50 लाख पहले आप ले लीजिए और 3 करोड़ 50 लाख मल्टीप्लाई बाय आप करिए 13.5% और जो भी आता है डिवाइड करिए 365 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 151 से। तो आप देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे 19,54,726 आ रहा है। सो डी विल बी द राइट आंसर। ये तुम्हारा राइट आंसर होगा 19,54,726 पॉइंट आपका समथिंग आ रहा है 02 करके, ठीक है। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। ये आपका इंटरेस्ट इनकम बनेगा। अब एक और चीज समझना, in case of Alpha Private Limited is not able to repatriate the excess money referred in MCQ number 1 from the Beta INC, what is the additional income tax it should pay so that there is a no secondary adjustment? आपको पता है इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट हुआ था और वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आप ये पैसा रिपेट्रिएट नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम करिए ना, सीधा आप 18% टैक्स पे कर दीजिए गवर्नमेंट को। तो जो भी तुम्हारा एक्सेस मनी है 350 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% की रेट से टैक्स लीजिए, उसमें 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड कर दीजिए। तो कितना अमाउंट आता है उतना आप टैक्स पे कर दीजिए। तो देखिए 3 करोड़ 50 लाख आप लीजिए अपने कैलकुलेटर में और 3 करोड़ 50 लाख लिया, उसमें आप उसका पहले 18% कर दीजिए और 18% करके इसमें 12% आप ऐड कर दीजिए करके, ठीक है। और उसमें फिर आप 4% और ऐड कर दीजिए। तो आई थिंक आता है तुम्हारा 73,38,240 आता है, उतना टैक्स आप पे कर दीजिए। आगे क्या दे रखा है? What would be the most appropriate method for determining arm length price in respect of transaction between Alpha Private Limited and Beta INC who leverage their combined knowledge and provide technical knowledge on the supply chain to the Delta INC? अब एक बात समझना, ये दोनों मिलके क्या कर रहे थे कि जो Delta INC करके जो कंपनी है उसको ये लोग
जो है वो नो हाउ दे रहे थे, कंबाइन नॉलेज दे रहे थे। अब एक बात समझना, इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई जॉइंट वेंचर में काम करते हो तो वहां पे कौन सी मेथड से आर्म लेंथ प्राइस निकाली जाती है पता है? दैट इज द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। आपकी प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होती है। जब भी आप कोई जॉइंट वेंचर में काम करते हो तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, और प्रॉफिट स्प्लिट मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस है वो निकालनी पड़ेगी जब आप जॉइंट वेंचर में काम करते हो। और वहां पे जो इंटेंजिबल वगैरह ऐसा कुछ है करके, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है, उससे आर्म लेंथ प्राइस निकाली जाती है। चलिए, उसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्टिव में चलते हैं। पहला क्वेश्चन, compute the total income and tax liability of Dr. Philip under the Income Tax Act 1961 on the assumption that there is no DTAA between India and country Y. Determine the amount of tax deducted at source from the royalty and interest paid or payable to Mr. Philip. Is Philip is required to file his income tax return in the India or not? तो पहली चीज तो एक बात बताइए, ये जो बंदा फिलिप है, फिलिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस वाले पैराग्राफ में दे रखी थी। ये पैराग्राफ है, इसमें आप देखिए तो फिलिप जो है, पहली चीज तो वो नॉन रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट है तो उसको जो भी एक तो ये रॉयल्टी मिला है इंडिया से, तो रॉयल्टी का जो इनकम है, और गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट को अप्रूव किया है, रॉयल्टीज टैक्सेबल एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 115A। और जो इसको यहाँ पे इंडिया में एक और बैंक ऑफ बड़ौदा से इंटरेस्ट मिला है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए है ना, सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। उसकी जो कंट्री वाई की इनकम है, ये वाली 22,172 एंड $1472 है, ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडिया की इनकम है वो टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल कौन सी रेट से होगी, तो मैं बता दूं, आपका ये 115A वाला रॉयल्टी 10% से ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगा, उसके सामने ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, और 4 लाख का जो इंटरेस्ट है वो आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या? देखो, पहली चीज ये है कि दोनों में टीडीएस कटेगा, मीन्स इंटरेस्ट पे भी टीडीएस कटेगा। अब इंटरेस्ट पे यहाँ 194A में टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि 194A में तो जब आप रेजिडेंट पर्सन को बैंक इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस कटता है, यहाँ तो नॉन रेजिडेंट है तो 194A में टीडीएस नहीं कटेगा, 195 में टीडीएस कटेगा, और तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो वाला उस पर भी टीडीएस कटेगा। अब एक चीज समझना, क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यानी आंसर इज यस। अगर उसका सिर्फ रॉयल्टी का इनकम होता ना तो रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता, बट यहाँ पे रॉयल्टी के अलावा उसका बैंक एफडी से भी इंटरेस्ट है, और जब बैंक एफडी से इंटरेस्ट है तो उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ही हैज टू फाइल द रिटर्न, उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चलिए, आप इसको देख लेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, और देखिए 6 क्या दे रखा है। एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय बीटा आईएनसी in India through the Fee E-commerce Limited under the domestic tax law. And what would be your answer if the aggregate transaction with the person in India during the previous year 22-23 is 1.8 crore instead of the 2.8 crore? अब एक बात समझना, यहाँ पे क्या हुआ, बीटा आईएनसी एक फॉरेन का कंपनी है, और वो फॉरेन का कंपनी क्या कर रहा है बताए, एक और फॉरेन का कंपनी है जिसका नाम है फी ई कॉमर्स लिमिटेड, लंदन बेस्ड कंपनी है, उसके पोर्टल के थ्रू ये इंडिया में गुड्स बेच रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। अब एक बात बताओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो तुम्हारा फी ई कॉमर्स लिमिटेड हुआ, वो इंडिया में गुड्स बेच रहा है 2.8 करोड़ का। तो एक बात बताइए, पहली चीज तो अगर आपको याद रहे तो अपने डोमेस्टिक लॉ में एक सेक्शन हुआ करती है 911, दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस कनेक्शन। और जो बिजनेस कनेक्शन वाली सेक्शन है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक बात बताइए, बिजनेस कनेक्शन वाली सेक्शन में क्या बोला है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में ये कोई गुड्स वगैरह बेचता है करके, ठीक है, और उसकी पूरे साल की वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उसका डीम टू बी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। वो पता है एससीपी वाला कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला। और ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की वजह से, ये देखिए ये वाला दे रखा है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। यहां पे क्या दे रखा है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया शैल कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। कब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कब बनेगा, ट्रांजेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स या सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, और उसकी वैल्यू है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस बन जाएगा, और ये माना जाएगा यहां बिजनेस कनेक्शन है, और इससे जो भी इनकम होगी वो फी आईएनसी को जो इनकम हो रही है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। लेकिन एक बात समझना, ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन एक बात बताओ, सेम टाइम यहां इक्वलाइजेशन लेवी भी लग जाएगा। क्योंकि इक्वलाइजेशन वाले टॉपिक में आप देखोगे तो वहां पे मैंने आपको यह बताया हुआ है कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है
और वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है और वो इंडिया में जो सेल कर रहा है उसका पहली चीज़ तो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में कोई पी नहीं है, तो इनका पी तो है ही नहीं इंडिया में, और ये जो सेल कर रहे हैं वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेटा आपको पता है 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी आ जाएगा। और 2% की रेट से जब इक्वलाइजेशन लेवी आ जाता है तो आपको पता है एक सेक्शन हुआ करती है 1050, वो ये बोलती है कि अगर इक्वलाइजेशन लेवी आया तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर फिर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पे 2% की रेट से अगर इक्वलाइजेशन लेवी आ गया तो फिर यहां पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपके लिए पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन है वो देख रहे हैं जहां पे ये कॉन्सेप्ट आपके लिए यहां पे लेके आया हूं मैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि सेक्शन 911 है वो बिजनेस प्रॉफिट नॉन रेजिडेंट के इंडिया में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा थ्रू बिजनेस कनेक्शन हुआ तो, और बिजनेस कनेक्शन हुआ तो उस पे इनकम पे नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे 2.8 करोड़ है तो उस पर्टिकुलर केस में उसका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, टैक्स लग जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ फी ई कॉमर्स है, उस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी 2% की रेट से लगेगा, और 2% की रेट से अगर इक्वलाइजेशन लेवी पे कर दिया तो 1015 ये बोलती है कि यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर 2.8 करोड़ की जगह वो 1.8 करोड़ होता तो पहली चीज यहां बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता, एज वेल एज द या इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता, फिर इक्वलाइजेशन लेवी भी नहीं लगता, फिर इसके केस में कुछ भी नहीं होता। तो अगर मान लो यहां पे 1.8 करोड़ होता तो यहां पे बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता, मीन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं होता, बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता, इक्वलाइजेशन लेवी भी नहीं लगता, तो यहां पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। लास्ट पॉइंट, compute the arm length price adjustment if any to be made to the transfer price in respect of the government garments supplied by Alpha Limited to the Beta INC for the assessment year 23-24। अब एक बात बताओ, पहली चीज यहां पे ये बोल रहा है कि क्या यहां पे जो अल्फा लिमिटेड ना बीटा लिमिटेड को 2 लाख शर्ट्स बेचे, टी शर्ट बेचे हैं, वो जो बेचे कौन सी रेट से, $6 से बेचे हैं, और बेटा बाकी को जो बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, $8 को बेच रहे हैं, और एक यूएसडी का आपको 80 रुपीज़ रेट लेना है। तो एक बात बताओ, आर्म लेंथ प्राइस आप कौन सा वाला लोगे? अगर मैं यहाँ पे कप मेथड फॉलो करूंगा क्योंकि कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस है तो अपन कप मेथड फॉलो करेंगे, तो प्राइस जो अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन में लग रहा है वो कितना लगेगा? तो मैं बताऊं यहाँ पे तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय $8 होना चाहिए। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय $8 मल्टीप्लाई बाय, आप एक काम करिए यहाँ चाहिए तो आप सीधा यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 रुपीज़ से, तो आपको रुपीज़ में ट्रांजेक्शन आ जाएगा। तो आपके 2 लाख टी शर्ट मल्टीप्लाई बाय आपके $8 और मल्टीप्लाई बाय आप 80 करेंगे तो इट्स कम्स टू आई थिंक कितना होता है रे, तो 12.8 करोड़ आएगा आई थिंक। तो 12.8 करोड़ है ये आपका आर्म लेंथ प्राइस आना चाहिए, 12.8 करोड़ ही आएगा आर्म लेंथ प्राइस, इतना आना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, 12.8 करोड़ आएगा, लेकिन एक बात बताओ, अपने को फायदा भी तो हुआ है यहाँ पे। अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से अपने को 2 फायदे हुए हैं। एक तो एसोसिएट एंटरप्राइज ने अपने को डेटाबेस का एक्सेस दिया है जिसमें 5 लाख रुपीस का फायदा हुआ था, और दूसरा अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज ने जो भी अपने को क्या बोलते हैं इसका गारंटी दिया था उसमें 10 लाख का फायदा हुआ था। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं, आपको 15 लाख का फायदा हुआ है तो 15 लाख आप इसमें से लेस कर दीजिए। तो आप एक काम करिए, 12.8 करोड़ में से आप 15 लाख से 0.5 करोड़ 15 करोड़ है वो लेस कर दीजिए। तो इसमें से आप अगर 15 लाख लेस कर देते हैं, 15 लाख लेस करते हैं तो आपके पास में होता है 12.65 करोड़। अब एक बात बताओ, अगर 12.65 करोड़ है उतना आपका आर्म लेंथ प्राइस आया। अब एक बात बताइए, आपने कितने में सेल किया? तो आपने सेल किया है तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय $6 की रेट से और मल्टीप्लाई बाय 80 की रेट से। तो एक बात बताइए, आपका 2 लाख पीसेस करके 2 लाख पीसेस पहले लीजिए, तो 2 लाख पीसेस आप लेंगे और यहाँ पे बाबू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय $6 और मल्टीप्लाई बाय 80 की रेट, तो यहाँ पे 9.6 आ जाएगा, तो 9.60 करोड़। तो यहाँ पे आपकी इनकम में कितना जुड़ना चाहिए इस बार? तो मैं बोलूँ यहाँ पे आपका 12.65 माइनस 9.60, तो इट्स कम्स टू द 3.05 है, उतना आपकी इनकम में ऐड होना चाहिए, इतना आपकी इनकम को जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे 3.05 है, इतना आपकी इनकम में जोड़ना चाहिए, 3.05 करोड़ है, उतना आपकी इनकम में जोड़ना चाहिए। चलिए, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 21। इतना छोटा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे साथ में कवर हुए थे। ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक के आप देखोगे कितने सारे कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक साथ में कवर हुए हैं करके, ठीक है। चलिए गाइस, इसके अगले वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं अगले वीडियो में लेता हूँ।
और ये वीडियो में मैं मेरा फ़ोटो नहीं दिख रहा है, मेरी सिर्फ आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं मतलब हमारा स्टाफ पिकनिक पे गया है और यहाँ पे कैमरा वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरे पास आईपैड है और सिर्फ आईपैड को देख के और मैंने यहाँ पे स्क्रीन कैप्चरिंग किया आपके लिए, जिससे कि वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए और साथ साथ में आप लोगों को क्वेश्चन भी हो जाए। अब क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे भी आप मेरा चेहरा नहीं भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब अगले वीडियो में अपन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो मैं कराने वाला हूँ। इसमें से रिमेनिंग कौन कौन से बचे हैं, तो ऑब्वियसली एक तो 22 बचा है, उसके बाद में 22 के बाद में 23 में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, 23 करा चुका हूँ, आप उसमें देखेंगे 23 आपको मिल जाएगा। 24 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, 24 के बाद में आपका 25 में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो अभी तक 22 ही बचा है। उसके बाद में 26 में करा लूँगा, 27 में करा लूँगा, 28 में करा लूँगा एंड 29 में करा लूँगा और 30 तो वही वाला है जो कॉम्पैक्ट में दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन और है, मेरे को लगता है 1 घंटा और लगेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपके टोटल 30 क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइज थैंक्स अलॉट, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। और बस मैं यही बोलते रहूँगा, पढ़ते रहिए करके, ठीक है। बिकॉज मतलब क्या होता है ना, लाइक मेरे को ये लगता है कि आप सब इमोशन को छोड़ के यू जस्ट हैव टू फोकस टू योर लाइक प्रिपरेशन। आप जो अभी कर रहे हैं, देखो क्या होता है ना पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचो, ना प्रेजेंट के बारे में ना आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचो। आपको जो सोचना है ना वो आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि आज आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना कर पा रहे हो, और अपने आप को थोड़ा पुश करिए। और आपके पास 24 आवर्स है, अगर आप 24 आवर्स में से आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो 8-10 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, तो थोड़ा उसको लिमिट्स को थोड़ा बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप बाकी सब चीज़ों के लिए 10 घंटे रख लेते हैं, सोना वगैरह सब हो गया, तो एटलीस्ट आपका 14 आवर्स का आउटपुट आना चाहिए। और दूसरी सोशल मीडिया वगैरह उन सब चीज़ों को छोड़िए और आप एक बार स्टॉप वॉच लगा लीजिए और स्टॉप वॉच में देखिए प्रोडक्टिवली आप कितना पढ़ रहे हैं। और प्रोडक्टिवली अगर आप पढ़ते हैं ना, 14 आवर्स भी अगर आप ढंग से निकाल लिए, तो मैं बताऊं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है इस बार एग्ज़ाम में पास होने से। और मैं बता रहा हूँ वापस, इस बार का रिज़ल्ट अच्छा रहने वाला है, तो आराम से पास हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।